जब 2008 में मैं वहाँ गई, फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर कर दिए थे डोमेस्टिक वायलेंस का। मैं ये शॉर्ट बता देती हूँ। उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया, बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे सपने थे। 38 लाख गए, ऑब्वियस नाम के आगे सीए तो होना ही चाहिए। आपके अटेम्प्ट लग रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपको बहुत पेशेंस चाहिए। पहले अच्छी लाइफ होनी चाहिए, बाद में अच्छा करियर। बिल्कुल। उस 2-2.5 हज़ार के चक्कर में मेरे कितनी की चपत लगी, खैर मैं बता भी नहीं सकता ऑन रिकॉर्ड। कुछ ऐसा इंसिडेंट जो शेयर करना चाहो कि अभी भी नहीं हुआ क्लियर। वहाँ तक पहुँचने के लिए जो स्ट्रगल रहता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। कुछ टाइम तो ऐसा निकलता था कि मैं सनराइज और सनसेट नहीं देख पाती थी। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू पॉडकास्ट में। आज की जो हमारे गेस्ट हैं वो है मिस प्रिया गुप्ता मैम, जो एक सीए है। कहते हैं ना, हमारे अंदर में ना कहीं एक मेंटालिटी फिट है। सीए ना एक अच्छे लेवल की फैमिली से आते हैं, मतलब एक अच्छा रिच फैमिली होता है, वही लोग सीए बनते हैं नेक्स्ट। इस पॉडकास्ट से आपको ये ज़रूर सीखने को मिलेगा कि कहते हैं ना, एजुकेशन एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंस समझ में आएगा आपको। और ज़रूरी नहीं है कि सीए को एक रिच फैमिली से ही आते। जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ, प्रिया गुप्ता मैम, वो एक छोटे से गांव मुरादाबाद से बिलोंग करती हैं। उन्होंने हमें बताया कि मुरादाबाद में कैसे पढ़ाई की उन्होंने, उसके बाद दिल्ली आके उन्होंने सीए की कैसे प्रिपरेशन किया। उन्हें काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ों का भी एग्ज़ाम्पल दिया कि हमने दिन और रात, जो कहते हैं ना, सुबह मॉर्निंग नहीं देख पाती थी कि दोपहर कैसा होता है, मॉर्निंग टू इवनिंग उनकी शिफ्ट होती थी। कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे वो सफ़र करते थे बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। एक छोटी-छोटी बात हम लोगों तक शेयर किया। इस ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आप इस जर्नी से आप अपने अंदर की इम्प्रूवमेंट कर सकें और अपने आप को भी एक अच्छे वेल सेटल्ड जॉब में फिट कर सके। तो जानते हैं प्रिया मैम से उनकी लाइफ की स्ट्रगल और सक्सेस स्टोरी। सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका हमारे थैंक यू पॉडकास्ट सो मच। पीडब्ल्यूएस में। थैंक यू सो मच। कहते हैं ना, सीए के बारे में, मतलब जब मुझे भी लगता है ना, टैक्सेशन या जो भी कहते हैं ना, सीए के एक एक डिटेलिंग, टीडीएस, 2B 3B, ये सब चीज़ें ना कई बार हमें ना आउट ऑफ माइंड लगता है। मुझे लगता है एक ना पर्टिकुलर एक बंदा रखना चाहिए इसके लिए, जहाँ पर ये डिस्कस कर सकते हैं हम। तो ये जो टॉपिक, मतलब ऑब्वियसली आपसे रिलेटेड है, लेकिन ये हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, जो सीए प्रिया गुप्ता है, जो सीए का टैग लगा है आपका फर्स्ट, उसके पीछे की स्टोरी क्या है? मतलब कैसे आपके मन में आया कि मुझे ना सीए बनना है? क्योंकि जहाँ तक मैंने और मेरी टीम ने स्टडी किया, आप छोटे से गांव से आते हो, तो गांव लेवल में ना कोई सोचता ही नहीं है चीज़ें, क्योंकि हर कोई ना 3-4 फोकस है कि नहीं ये बनना है। अब तो इनफैक्ट एथलीट के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर दिया हमारी फीमेल में भी कि नहीं ये बनना है। तो थोड़ा सा डिटेल बताएं आप स्कूल के बारे में, कि कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मिला कि नहीं मुझे भी सीए बनना है। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बिल्कुल। क्योंकि जैसा आपने बोला कि सीए नहीं जानते हैं लोग मोस्टली, तो मैं बहुत लकी हूँ इसमें कि मेरे दीदी और भैया जो उन्होंने स्टार्ट किया ऐसे मेडिकल की लाइन चूज़ की, मैंने सीए को चूज़ किया कॉमर्स लाइन के थ्रू। Okay. तो जब वो लोग बाहर निकले अपने मेडिकल से स्टडी करने के लिए, तो तब तक तो 10th स्टैंडर्ड तक मेरे माइंड में रहता कि आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, जैसा हर कोई हाँ, मोस्टली उस समय रहता है कि आईएएस मैं कर लूंगी। बिल्कुल हो बिल्कुल। जाएगा, मैं इतना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करती हूँ या कुछ भी है तो मैं कर लूंगी इसको। लेकिन फिर मेरे भैया ने मुझे मेरे सामने एक चैलेंज रखा कि तू ना एक काम कर कि पहले मुझे ना सीए फाउंडेशन क्लियर करके दिखा दे। Okay. मैं ये 2003 की बात बता रही हूँ, उस समय सीए फाउंडेशन ही था। तो मैंने कहा ठीक है, अब 12th भी हो गया था। 2003 में मेरा 12th का रिजल्ट आया। मैंने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि मैं आईएएस नहीं कर पाऊंगी तो ठीक है, करके दिखा देती हूँ मैं सीए फाउंडेशन का क्लियर करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से ही थी, और अब सीए का जब उन्होंने बताया तो सारा मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लिया। सब कुछ ज़्यादातर मैनुअली होता था उस टाइम पर। और अब तो जैसे एमसीक्यूज के थ्रू सीपीटी या अब फिर से फाउंडेशन हो गया है,
तो एमसीक्यूज वाला कॉम्पिटिटिव टेस्ट हो गया ये, लेकिन मेरे टाइम में सब्जेक्टिव था, 4 सब्जेक्ट थे और पूरा थियोरेटिकल, पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड ऐसे आता था। तो उसकी प्रिपरेशन की एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर कर लिया। और उस समय के टाइम तब लोगों को पता चला था मेरे टाउन में कि सीए भी कुछ होता है। तब एक वाहवाही एकदम से स्टार्ट हो गया कि अच्छा से सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया, सीए बिल्कुल, फाउंडेशन बिल्कुल। क्लियर कर लिया। तो वो अब जब वो क्लियर कर लिया तो ये लगा मैं सीए को भी समझ गई अपनी लाइन को, और फिर ये लगा कि मेरी कमांड यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है, तो मैं बिल्कुल। क्यों ना इसी में ही ग्रो करूँ, इसी लाइन के साथ चलूँ। ओके, तो मतलब इसके लिए जो इंस्पायर किया आपके बड़े भाई ने किया था। बड़े भाई ने, उन्होंने चैलेंज रखा था फर्स्ट टाइम मेरे ओके, तो वो सामने। खुद भी सीए हैं कैसे? वो एक्चुअली वो फिजिशियन है, ओके। डॉक्टर हैं वो। सेम टाउन में ही उनका क्लिनिक है, अपना हॉस्पिटल। अब मेरी सिस्टर भी डॉक्टर हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो। हुँ, तो वो अपनी स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे, हुँ, हुँ। और उनका मुझे जहाँ तक याद है 2003 में दीदी का भारतीय विद्यापीठ में सिलेक्शन हो गया था। ओके। हाँ, वो पुणे चली गई थी एंड भैया का फिर बाद में बैंगलोर में पंचकर्मा यूनिवर्सिटी में उनका भी एडमिशन हो गया था, एंड मेरी लाइन सीए की स्टार्ट हो गई थी उस समय। ओके। हाँ, तो जब वो स्टडी कर रहे थे, सीपीएमटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तब उन्होंने यहाँ पे बाहर निकल के, क्योंकि छोटी जगह पे तो इतना एजुकेशन का सोर्स नहीं होता ना, हुँ, तो हुँ। वो लोग जब बाहर निकले अपनी प्रिपरेशन के लिए, तब उन्होंने मुझे गाइड किया था कि नहीं, तुम सीए फाउंडेशन निकाल के दिखाओ मुझे पहले। ओके, हाँ। तो ये जितनी भी पढ़ाई थी सीए से रिलेटेड आपने सब होम टाउन में किया या कहीं और जाकर पढ़ाई की? पहले मैंने होम टाउन से सीए फाउंडेशन तो मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था, ओके। क्योंकि वहाँ पे सिलेबस ही ना अप टू 12th तक का होता है। तो 12th तक मेरी कमांड अच्छी ही थी, तो मैंने खुद से किया। फिर क्योंकि सीए ना बहुत ही डीप स्टडी है, इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई थी कि मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, ओके। और कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी, पापा को भी, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा शॉक में चले गए थे। पापा को अटैक भी आ गया था उसके बाद, 2005 में दादाजी एक्सपायर हुए। तो ऐसा नहीं मिल पा रहा था अपॉर्चुनिटी कि मैं, जैसे दीदी भैया ऑलरेडी बाहर गए हुए थे, और मेडिकल की एजुकेशन में फंड बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे फीस बहुत ज़्यादा थी उन लोगों की। तो मन में आता था कि मैं भी बाहर जाऊंगी, एक तो मम्मी पापा को देखने के लिए, या फिर कोई नहीं रहेगा पीछे, कैसे उनको हेल्प होगी, शॉप भी है। तो मैं बाहर तब तक नहीं निकल पाई थी। हुँ, हुँ। उनका फिर फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी ये क्वेश्चन रहता था कि अभी मुझे इसमें नहीं जाना है आगे। तो मैं क्या करती थी ना, वहीं पे जो टीचर्स थे, या वो भी जो भी सोर्सेज़ थे, मैं वहाँ से स्टडी करती थी। मुरादाबाद गई, इंस्टीट्यूट जॉइन किया वहाँ पे। लेकिन कुछ-कुछ मुझे कमी लगी, और ये कमियाँ भी मुझे तब पता चली जब मैं बाद में दिल्ली आई हूँ। बिल्कुल। हाँ, 2003 में जब सीए फाउंडेशन क्लियर हुआ, हुँ, हुँ। उसके बाद जो सीए इंटर की प्रिपरेशन मेनली मेरी शुरू हुई है आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन 2008 के बाद। तो इतना टाइम गैप मेरा वहाँ पर आ गया था, ओके। जस्ट बिकॉज ऑफ कि दीदी भैया ऑलरेडी बाहर हैं, हुँ, हुँ। दादाजी भी 2005 में एक्सपायर हो गए, मम्मी पापा को सपोर्ट करने के लिए उस वक्त घर पर कोई था नहीं, और दूसरा ये था कि मैं घर पर सबसे छोटी हूँ। तो सबको ये लगता था कि नहीं, वहाँ रहेगी कैसे, ये अकेले जाएगी, बाहर पढ़ने भेजेंगे। इवन दीदी ने भी बोला था कि कोई बात नहीं है, इसको पुणे भेज दो मेरे पास। तो लेकिन मम्मी का नहीं, मन नहीं माना कि नहीं ठीक है, तुम लोग तो मैनेज कर लेते हो। और वो एक होता है ना, बड़े हमेशा बड़े ही होते हैं, हाँ, लेकिन हाँ। छोटे हमेशा छोटे होते हैं। वो थोड़ा पैम्पर्ड होते हैं कि डर लगता है कि नहीं, अभी इतनी मैच्योर नहीं है कुछ है। तो इस ये सब चलते चलते मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू देती गई, लेकिन मुझे ये पता नहीं चलता था ना वहाँ पे कि सीए में मेरे ऐसा क्या कर रही हूँ जो मेरा क्लियर नहीं हो रहा। सीए इंटर अपनी मिस्टेक बाद में पता चलती है, जब हम अच्छी जगह से इसको, कर रहे थे। हाँ, एजुकेशन हमें मिले कि हाँ, जब हमें टीचर्स ही बता रहे कि यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं। अब ये सारे रिसोर्सेज मुझे छोटी जगह की वजह से वहाँ मिल नहीं पा रहे थे। तो जब 2008 में मैं वहाँ गई, तो दिल्ली में जब आई तो मेरा मम्मी पापा मुझे छोड़ने आए। फिर मैंने सिर्फ 2 मंथ्स ही क्लासेस की होंगी, एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर कर दिए थे। ओके। हाँ, उस समय जब मैंने एग्ज़ाम दिया, तो क्योंकि मुझे पता चल गया था, स्टडी तो मेरी पूरी क्या, पूरा सिलेबस ही मेरा देखा बिल्कुल, हुआ, बिल्कुल। पूरा पूरा पढ़ा हुआ था, प्रैक्टिस की हुई थी। लेकिन मुझे वहाँ 2 मंथ्स में ये पता चला कि मैं मिस्टेक क्या-क्या कर रही हूँ। ओके। हाँ,
तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे बोथ ग्रुप क्लियर हो गया, और फिर तो इतना स्मूथ जर्नी शुरू हुई उस समय कि फिर आर्टिकलशिप में अपना फॉर्म कर मतलब सबमिट किया, आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई मेरी। फिर अब बारी आई फाइनल की। ओके। आर्टिकलशिप की, वहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मुझे वर्क नहीं मिला, तो मैंने आर्टिकलशिप के साथ साथ थोड़ा क्लासेस भी ली थी सीए करने के लिए। फाइनल की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी। फिर मैंने एज ए पेड असिस्टेंट वर्क किया 2 इयर्स के लिए। तो वहाँ पे भी, क्योंकि आप जानते हो बनियों की फैमिली में ना थोड़ा ये रहता है कि बेटी है, इससे काम नहीं कराएंगे। वहाँ टाउन में आर्टिकलशिप की कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैं उनके पास में थी तब। लेकिन अब दिल्ली में आके रह रही हूँ अकेले। एक तो मैंने बताया कि भेजा ही मुझे बहुत टाइम बाद कि नहीं, छोटी है, कैसे रहेगी, कैसे मैनेज करेगी। फिर वहाँ पे जब मैंने बोला कि मुझे जॉब करना है एज ए पेड असिस्टेंट, मुझे यहाँ का काम देखना है, तो थोड़ा था पेरेंट्स को लेकर के। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, फिर मैं घर ही आ जाती हूँ। ओके। मुझे नहीं ज्वाइन करना सीए, जब मुझे पता ही नहीं होगा मुझे करना क्या है, पढ़ बिल्कुल, के भी बिल्कुल। क्या करना है उसमें, प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए। तो मैंने ग्रेटर कैलाश में अपना ज्वाइन किया था ओके। एज ए पेड असिस्टेंट। मैंने 2.5 ईयर वहाँ पे वर्किंग की। फिर क्या होता है, अब मैंने फाइनल के अटेम्प्ट्स दिए। वहाँ पे मेरा 2014 में मेरा फर्स्ट ग्रुप निकल गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि एज के अकॉर्डिंग मैरिज का प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर रहता है थोड़ा। अपना हर चीज स्मूथली सब कुछ सेट होने लगा कि दीदी भैया की ये सब हो चुका था, फिर मेरी बारी आ गई। तो कोई नहीं, मेरी मम्मी ने एक्चुअली बीच में मैं थोड़ा ये बताऊंगी, मेरी दीदी की मैरिज लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, तो ओके। उसको लेकर के फैमिली में बहुत सारा स्ट्रेस प्रेशर प्रेशर कह स्ट्रेस आ सकते हैं। गया था बहुत ज़्यादा। तो वो एक फेज़ था, ये देखते हुए तो मम्मी ने मुझे और भी टाइम दिया कि इसकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो ही जाए, तो हम एज को नहीं देखते हैं। तो काफ़ी टाइम मैंने लिया उसको करने में, लेकिन जो जो सिचुएशन आ रही थी, मैं घर भी चली गई। मम्मी बोली कि नहीं, आप शायद जॉब के साथ नहीं कर पा रहे हो हाँ, पढ़ाई। ये होता है ना कि खाना पीना बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, आप अकेले रह रहे हो हॉस्टल में, और हॉस्टल से फिर पीजी में भी चली गई कि मम्मी हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलता है। और फिर वो लोग देखते, मैं तो खुद को नहीं देखती हूँ फिजिकली कि मैं कैसी हो गई हूँ, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन वो लोग तो, सीए की लाइफ ही एक्चुअली ऐसी हो जाती है कि आप मॉर्निंग में गए क्लास, आप 5 बजे उठे कि क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद आपको ऑफिस जाना है, फिर शाम को फिर क्लास अटेंड करने गए, फिर आप घर पर आए। तो मुझे एक, मेरे कुछ टाइम तो ऐसा निकलता था कि मैं सनराइज और सनसेट नहीं देख पाती थी। ओके। ऐसा टाइम भी मैंने फेस किया है कि मतलब मुझे पता गोल्स नहीं। पे ब्लाइंडली आप फोकस था आपका हाँ, कि बिल्कुल फोकस था उस टाइम पे कि मैं नहीं देख पाती थी कि सनसेट, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही निकल गई, बस में हूँ या कुछ है, अपना पहुंची। विंटर्स का भी टाइम होता था, 6:30 हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती थी बिल्कुल, बिल्कुल। एग्जैक्ट टाइम पे। तो हम वहां पहुंचे हैं, फिर बाद में बस ही पकड़ते रह जाते थे कि अब क्लास हुई, अब यहाँ की बस लेनी है, ऑफिस जाना है, फिर शाम को आना है, फिर डायरेक्ट हमें क्लास लेनी है। ऑल्टरनेटिव डेज पर क्लासेस होती थी, तो मैंने लिया था कि अब मुझसे दोबारा से कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूँ इस चीज़ की। तो 2014 में मेरा क्लियर हुआ। फिर ये भी था कि अब कितना टाइम और देना है, तो मैंने भी बोल दिया कि ठीक है, आप मैरिज के लिए जो भी आपका, आप मत रोको। पेरेंट्स को बोल दिया था कि आपको जो ठीक लगे वो आप करो, बाकी तो चलता रहेगा। अब नहीं हो रहा है क्लियर तो हाँ, उसमें क्या करेंगे। अब हर कोई ना, देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर, बहुत से स्टूडेंट जो मेरे साथ जिन्होंने सीए करना स्टार्ट किया था, वो लोग छोड़ ही चुके थे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही था हम्म, कि आपने कितने अटेम्प्ट किए? हाँ और मैं कइयों को जानता हूँ जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद विथड्रॉ कर दिया कि हाँ, नहीं करना मुझे। मेरे बहुत से स्टूडेंट 3-4 अटेम्प्ट उन्होंने दिए, लेकिन उसके बाद फाइनली उन्होंने छोड़ दिया। चाहे वो फीमेल थे, मेल भी थे नोन में, उन्होंने छोड़ दिया, क्लियर नहीं कर पाए, छोड़ दिया। बट मेरी फैमिली ने यहाँ सपोर्ट किया मुझे कि तुम छोड़ो मत, तुम्हारा क्लियर हो जाए। क्योंकि हर बार एक पैटर्न मेरे साथ जो चल रहा था ना, वो 1 या 2 मार्क्स का चल रहा था हमेशा ओके। से, जो मैं क्लियर नहीं कर पा रही थी। कि क्या होता है, जो भी हम कोर्स कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी ना पूरा, उनको भी एजुकेशन हो जा मतलब आइडिया हो बिल्कुल जाता है आइडिया हो कि जाता ये है। इतने मार्क्स इसमें होने चाहिए, इतने मार्क्स इसमें होने चाहिए। तो वो भी वॉच करते थे कि पूरी मेहनत करती है कि बाई लक ये होता है कि 50% में इस सब्जेक्ट में इतना रह गया, तो इस वजह से ओवरऑल क्लियर नहीं हो पाया। तो हर बार ये रिजल्ट रहता था। तो मेहनत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें।
मुझे तो एक चीज थोड़ा सा स्टॉप करूंगा आपको। मुझे एक चीज बड़ा अच्छा कनेक्ट हुआ, आपने बोला 1-2 नंबर से रह रहा था मैं, मतलब रह रही थी, उसके बाद भी मैंने ट्राई किया। हाँ, तो जो आपके साथ जो विड्रॉ कर चुके थे, क्या लगता है वो नंबर्स का ज्यादा डिफरेंस होता है इसलिए वो चले गए होंगे? नंबर्स का ज़्यादा डिफरेंस रहा उनके साथ। ओके। हाँ, नंबर्स का डिफरेंस रहा और मेरा मोटिवेशन ही यही था कि 1-2 नंबर की तो बात है, इस बार और मेहनत करती हूँ बिल्कुल तो बिल्कुल हो बिल्कुल। जाएगा मेरा क्लियर। हम्म, क्योंकि सीए एक कोर्स ही ऐसा है कि आप जब सीए बन जाते हो ना, आपके साइन का इतना वैल्यू होता है, आपका खुद का तो ये था कि नाम के आगे सीए तो होना ही बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल अब बिल्कुल जब मैंने ज्वाइन कर ही लिया है तो सीए तो लगाना ही है नेम के बिल्कुल आगे। बिल्कुल। और इसमें सबसे ज़्यादा मतलब फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है हम्म। इन सब में। कि अगर फैमिली में अगर डिमोटिवेट करने लगे कि नहीं होगा, तो ये चीज़ मेरी फैमिली में नहीं थी। चलो, ये ये चीज चीज़ हाँ। एक्चुअली अच्छा है। नहीं तो पता है हुँ, क्या होता है, जब पता चलता है ना बनिया फैमिली है, अच्छा ये हाँ। तो रिच होंगे, हुँ, कई बार यही मतलब सरनेम को भी इसी तरह जज करते हैं कि अच्छा गुप्ता है, ये तो अच्छे खासे पैसे वाले होंगे, इनके फादर होंगे, फंडिंग होगी, हुँ, आराम से जाएंगे, ये दिल्ली में फ्लैट लेंगे, काम करने के लिए कोई होता है इनके यहाँ, खाना बनाएंगे, आराम से आना है, इनको स्टडी करना है। हुँ। बट सच्ची में जो आप बता रहे हो, मैं बस में सनसेट मतलब देख ही नहीं पा रहे हो ये सब चीज़ों को, मतलब हुँ। आधी दुनिया ही आपने देखना बंद हाँ, कर दिया उस ये टाइम। था, ये था। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल इंडल्ज हो गई थी उसी में कि एक सीए वाली लाइफ हो गई थी, या तो हुँ, ऑफ़िस या स्टडी। हुँ, हुँ। इसके अलावा कुछ था ही नहीं। तो इतना ये था टाइम। और फिर 2015 में मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। ओके। हाँ, और अटेम्प्ट क्लियर करते हुए, क्योंकि मेरी सिस्टर के साथ जो इश्यूज चल रहे थे साथ में, काफ़ी उनके साथ वह सिचुएशन था कि डोमेस्टिक वायलेंस का, मैं इन हाँ, शॉर्ट बता देती हूँ। डॉक्टर बनने के बाद भी कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, डॉक्टर हैं, पूरी फैमिली डॉक्टर है और डोमेस्टिक वायलेंस का केस, उनके 2 बेटे छोटे-छोटे, तो वो भी बहुत इम्पैक्ट किया था। वो घर वापस आ गई थी 2000 जनवरी 2015 में ही। वो घर वापस मम्मी उनको ले आए थे कि हम अपनी बेटी को मतलब इस तरह से देख नहीं सकते। भले ही अब बहुत से लोग सोचते हैं ना कि घर में एक और बेटी है, हुँ, हुँ। ठीक है, उसकी भी शादी करनी है। तो मेरे मम्मी-पापा इस चीज़ में बहुत स्ट्रांगली, लेकिन उन्होंने ये स्टेप लिया कि हम एक की वजह से दूसरे की लाइफ़ को खतरे में नहीं डाल सकते। एंड चाहे शी इज़ जो भी। डॉक्टर? शी इज़ डॉक्टर। ओके। अब तो उनका बहुत अच्छा सेटअप है, सब कुछ। पर रियली अपना सरप्राइज़्ड हूँ सिंगल मैं। मदर हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब हाँ। सरप्राइज़िंग है मेरे लिए इसलिए कि कई बार हम सोचते हैं ना, अगर मेरा पार्टनर हुँ, सेम प्रोफ़ेशन में हो, तो मेबी वो हमें अच्छे से समझता हो। ये चीज़। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें भी शायद कहने को रह गया अब, या कुछ भी कह लो, इससे कोई केमिस्ट्री फ़र्क ना ही नहीं मैच कर रहा। पड़ता सर। हाँ, तो मेरे को सबसे ज़्यादा यही तो चीज़ लगी कि अब मुझे सेम प्रोफ़ेशन नहीं देखना है अपनी मैरिज के लिए, क्योंकि अब इसके सीए का तो पहले जर्नी थी चल। आपकी थिंकिंग है इस वे में? पहले मेरा रहता था कि अगर हस्बैंड सीए होगा तो अच्छा ग्रो करेंगे, या फिर एक अपना फर्म रहेगा, अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल, खुद बिल्कुल। का एक अपना ऑफिस प्रेमाइस अच्छा सा, जैसे जहाँ पे मैं आर्टिकलशिप करती थी वहाँ पे देखती थी ऑफिसेज वगैरह अपना रहना चाहिए। लेकिन ये थॉट मेरा मेरी सिस्टर की लाइफ को देख करके चेंज हो गया। चेंज हो गया। हाँ, कि नहीं, अच्छी पहले अच्छी लाइफ होनी चाहिए, बाद में अच्छा करियर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर लाइफ ही आपकी सुकून वाली नहीं है तो फिर करियर में आप कैसे अच्छा, फिर तो वो एक ज़रूरत वाली बात हो गई ना, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ज़रूरत हो गई आपकी कि अब तो आपको करना ही है, सर्वाइव कैसे करोगे? हाँ, बच्चों के कितने सारे खर्चे होते हैं, फिर तो ये वाली बात हो गई थी। तो ये कंडीशन मैंने लगाई ही नहीं थी, मम्मी-पापा देख रहे थे मेरे लिए लड़का। और फाइनली फर्स्ट टाइम ही हम लोगों ने जहाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, फर्स्ट टाइम जैसे मीटिंग होती है ना हाँ, हम हाँ। लोगों में, तो गए और वहाँ पे फिक्स हो गया सब कुछ। ओके, और 2016 में मेरी मैरिज हो गई। हाँ, गुड। उसके बाद तो इन शॉर्ट ही बताऊंगी, फिर फैमिली जब हो जाती है तो थोड़ा तो चेंजेस आते हैं रूटीन में, अच्छा, आपके डेली शादी रूटीन का। 16 में हुई थी, तब तक आप सीए नहीं थे? 14 में मेरा फाइनल का एक ग्रुप क्लियर हो गया था। ओके, हाँ, तो मैं पेपर, अब इतनी सारी चीजें हो रही थी ना, क्योंकि हर 6 मंथ में हमारा अटेम्प्ट होता है, बिल्कुल। तो कभी कुछ रहा कभी कुछ रहा उसमें। मैं क्लियर तो, और हर बार का यही रहता था, पैटर्न वही सेम रहता था मेरे मार्क्स का, तो मैंने छोड़ा नहीं हुँ, हुँ, उस हुँ। चीज को कि अब क्लियर हो ही जाएगा, मतलब होप थी। क्योंकि ना सीए करने में ये चीज, अगर आपके अटेम्प्ट लग रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपको बहुत पेशेंस चाहिए, और डिमोटिवेट तो लोगों की बातों से बिल्कुल नहीं होना है।
हाँ, लोगों को फ़र्क भी मतलब बहुत कमेंट ही बहुत करते हैं, और ज़्यादा, तो कुछ नहीं। बहुत कमेंट कुछ ऐसा इंसिडेंट जो शेयर करना चाहो आप? बहुत सारे इंसिडेंट हैं कि अभी भी नहीं हुआ क्लियर, और कि लाइफ टाइम तक क्या पढ़ते ही रहोगे। हाँ, हाँ। मतलब फेस टू और फेस ये बोल हमारे देते हैं, अपने, डायरेक्टली कुछ अपने ही इनडायरेक्टली होते हैं मे बी। अपने ही होते हैं सब। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं, लेकिन जो आपके वेल विशर होते हैं ना, वो अगर आपको कुछ कहते भी तो आपको आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। कि आपके मन पे कोई बात ऐसी लगे कि आप उसको हुँ, आगे बढ़ने का सोचो। अब चल रहा था ये सारी चीजें, 2016 हो गया, मैरिज हो गई, 2018 में बेटा हुआ। ओके। तब मैं यहाँ पर मेरी इन लॉज ने मुझे जितना सपोर्ट किया, अब फैमिली तो करती ही है सपोर्ट, ठीक है, मम्मी पापा समझते थे, लेकिन मैं इस चीज में बहुत लकी रही कि मेरी मैरिज के बाद मेरे इन लॉज भी मेरी पढ़ाई को बहुत समझते थे। ओके। क्योंकि स्टडी के टाइम में काफी चीजें सेक्रीफाइस, मान लो कोई फेस्टिवल है, अब मेरा दिवाली है, हमारा नवंबर में अटेम्प्ट हो जाता है उस ओके। टाइम पर, तो काफी चीजें, तो मदर इन लॉ कभी नहीं कहती थी कि तुम आओ काम कराओ, पूरा मुझे एक रूम उन्होंने कि आप रूम बंद करो और अपना पढ़ाई करो। तो ये एक्चुअली उन्होंने रेयर भी, होता है, मैं बहुत जो रेयर होता है, रेयर क्योंकि होता है। फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी जो उतनी होती है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। कभी नहीं कहती थी किचन में आके मेरे साथ काम कराओ, कहीं थी हम बैठा के तुम्हें खाना खिलाएंगे, और करते थे वो लोग सब कि नहीं। और इवन तो एक बार क्या हुआ था, जैसे अब न्यू शादी है, ठीक है, हुँ, हुँ। हस्बैंड के फोन आ रहे हैं, अब मेरे हस्बैंड भी दिन में 3 बार फोन कर देते थे, तो उनको लगा किसी टाइम कि मैं फोन पर ज्यादा बात कर रही हूँ, तो मेरे ही हस्बैंड को बोल दिया था कि प्रिया को बोलो फोन पर कम बात किया ओके। करे थोड़ा, ये सारी चीजें। तो इस तरह से कि मतलब पेरेंट्स तो देखो सब लोग करते ही हैं कि हर चीज वॉच करना, थोड़ा टोकना, लेकिन इन लॉज भी पेरेंट्स से बढ़कर कर रहे थे। मेरे फादर इन लॉ बहुत सपोर्ट कर रहे थे इस सब मतलब चीजों फ़र्क नहीं में। मिला, मम्मी-पापा आपका समझ सेम एज़ इट इज़ मिल गए, सेम जैसा एज इट इज। तो मेरे हस्बैंड भी कभी पूछते थे ना, तुम जैसे स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन होता है कि आपको फैमिली में आए तो आपको कैसा लगा। मैंने कहा आप तो हो कि अच्छा नेचर सब कुछ, लेकिन मेरे को फैमिली इतनी अच्छी मिली, सभी लोग अच्छे मिले हैं हुँ। मुझे। और फैमिली में मतलब हमारे इन लॉज में ना बहुत बड़ी फैमिली है, वैसे कुछ तो बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे हैं तो। नहीं, मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ ना, इनके बिल्कुल। लिए, कि मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि बहुत बड़ी फैमिली है। जो फादर इन लॉ हैं वो 8 ब्रदर्स हैं, और ये लोग पूरा जॉइंट फैमिली इनका रहा है। तो कोई भी ऐसा नहीं था, सब लोग इतने ब्रॉड माइंडेड, एजुकेटेड सब लोग, और हर चीज कोई मुझे फॉर्मेलिटी जैसा नहीं लगता था। कभी कोई आया घर पे मिले या गेट टुगेदर हुआ, तो मुझे ना डर नहीं लगा कभी कि ऐसे ये करना है, या फॉर कुछ रिचुअल्स होते हैं ऐसे पैर छूना है, ये सब वो सब, तो वो लोग कभी इस चीज को, इस इन सारी बातों को लेकर के इन लॉज ने कभी जज नहीं किया। हुँ, हुँ। सबका मेन यही रहता था कि हाँ ये सीए कर रही है, चलो तुम्हारा हो जाए। हम तो जो देवर है मेरे, वो कहते थे हम तो भाभी कह देते हैं कि हमारी भाभी सीए है। हाँ, उस बिल्कुल, समय तो बिल्कुल। इस तरह का मोटिवेशन उनसे मुझे मिला। फिर मैं यहाँ पे भी कुछ टाइम गैप आ गया। अब हमारे क्या होता है ना, सीए में चेंजेस बहुत आते हैं, अमेंडमेंट्स आती हैं हाँ, काफी, अकाउंटिंग में भी। तो उसके बाद मुझे लगा मुझे क्लासेस लेनी चाहिए फिर से, जो चीज मैं खुद से, क्योंकि एक आइसोलेट हो जाते हो ना आप एक पैटर्न से, आपका फ्रेंड सर्किल भी बिल्कुल, छूट गया, बिल्कुल। किससे आप पूछोगे। तो यही एक तरीका होता है कि फिर से क्लास, तो मुझे क्लासेस वगैरह ज्वाइन की। तब जब मैंने क्लासेस, तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओके, हाँ, उसके साथ साथ स्टडी करती रही। मैंने एग्जाम दिया, और उसमें जैसे हमारा एक पैटर्न होता है, अगर 60 से अबव मार्क्स किसी सब्जेक्ट में आ जाते हैं तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। 3 अटेम्प्ट्स के लिए वो आपको रिक्वायर्ड नहीं होता। 4 पेपर हैं एक ग्रुप में, एक मेरा एग्जाम्प्ट हो गया था प्रेगनेंसी के टाइम में ही। अब फैब में ये हुआ, तो मुझे 3 पेपर की ही प्रिपरेशन करनी थी। ओके। एंड 2 तो ऐसे निकले कि थोड़ा मेडिकल इश्यूज, अपना एग्जाम तो मैंने तब भी दिए, बिना पढ़े दिए, बेबी भी छोटा था। लेकिन एक थर्ड अटेम्प्ट जहाँ ओके। ये था कि अब मुझे ये 3 पेपर निकालने हैं, और अगर मेरा ये अटेम्प्ट नहीं निकला तो मुझे 4 पेपर देने पड़ेंगे। और उस समय कंडीशन ये थी कि न्यू स्कीम एप्लीकेबल हो रही थी। ओके। तो जिस स्कीम के थ्रू, ओल्ड स्कीम के थ्रू मैं स्टडी कर रही थी, वो मुझे खत्म करके न्यू में रजिस्ट्रेशन, तब मैंने सोचा था कि इस बार तो निकालना है, या तो रहेगा या फिर मैं मना कर दूंगी कि अब मैं एग्जाम्स नहीं दूंगी। क्योंकि सब लोगों को देखा कि इतना सब लोग मेरी वजह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कितने सारे इवेंट्स ऐसे अच्छे होते थे जो मेरी फैमिली मेरी वजह से नहीं जाती थी, ऐसे हस्बैंड भी नहीं गए, हुँ, या बहुत सारी चीजें जो मुझे उनके लिए करनी चाहिए उस टाइम पे मैं कर ही नहीं रही हूँ। हुँ, हुँ, हुँ।
है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो और फिर प्रिपरेशन में एक चीज तो ऐसी आई थी कि जैसे फुल टाइम अब बेटे को भी देखना है, तो फुल टाइम मेड की 2 मंथ्स के लिए तो अब तो लगकर ही वो करनी है स्टडी, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उस समय तो मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया था, फुल टाइम मेड रखना, एवरीथिंग, अच्छा। पूरा ऐसा एनवायरनमेंट कि अब, और मुझे भी लग गया था कि अब ये लास्ट है, करना ही है इसमें तो। अपने आप से कभी मतलब हार नहीं मानी आपने? नहीं नहीं, हार मानी कभी भी भी ऐसा नहीं। पॉइंट और जो लगा नहीं शायद अब नहीं हो पाएगा? बस वो ही लास्ट अटेम्प्ट वाला होता अगर मेरा क्लियर नहीं होता कि अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने खुद से कमिट कर दिया था कि अगर इस बार नहीं तो अब मैं नहीं दूंगी एग्जाम। लेकिन जैसा हम देखते हैं कि सीए की लाइफ में, सीए सीए होता है, ठीक है, उसमें ये नहीं होता कि आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं। मैं तो अपनी बिल्कुल फेलियर की बिल्कुल स्टोरी बिल्कुल। बता रही हूँ कि मैंने क्या बिल्कुल क्या बिल्कुल। फेस किया। एंड सब जगह सब लोग बोलने वाले भी होते हैं, लेकिन मोटिवेशन, जब कोई अपना कुछ बोलता है ना तब बुरा लगता है। लेकिन मेरे जितने भी अपने थे, चाहे इन लॉज में या मेरी फैमिली में, कोई नेगेटिव बोलने वाला था ही नहीं। सब लोग मोटिवेट कर रहे थे और हर तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे थे नहीं कि नहीं। नहीं आपका क्लियर हो जाए। कोई ऐसा, जैसे फैमिली में बहू आई, ये सब चीजें करनी है, नहीं ये चीज ऐसे ही करनी है, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेस आता है। तो वो एनवायरनमेंट कभी नहीं रहा मेरी फैमिली मतलब का। पूरा पॉजिटिव वाइब्स था आपके आसपास पॉजिटिव। जो आपको भी पॉजिटिव हम्म बूस्ट कर रहे थे। हम्म। तो मेरा जब रिजल्ट आया, सब लोग बहुत, वो तो बहुत प्राउड मोमेंट था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत प्राउड मोमेंट था। हम लोग महाकाल गए हुए थे, ओके। महाकालेश्वर यहाँ दर्शन के लिए। मेरा 14 अगस्त को, मुझे आज भी याद है, 14 अगस्त को रिजल्ट आने वाला था। 13 को हम ट्रेन में थे, वापस आ रहे थे, एंड वो प्रीपोन हो गया। ओके। वैसे तो मेरे टाइम में ये देखा था कि 14 को आ रहा है तो 15 पोस्टपोन हो अच्छा, जाता था, हाँ, हाँ, या रिजल्ट आगे 14 हो को जाता है, ही आ हाँ। रहा है। लेकिन वो प्रीपोन, मेरे यहाँ आने से पहले मेरा रिजल्ट आ गया था वो मुझे ट्रेन में लगता है से। कहीं न कहीं महाकाल ने घंटी बजा जैसे दी होगी वहाँ बहुत, पे। वो भी एक अलग स्टोरी है कि अब थोड़ा टाइम का इशू रहता है, लेकिन स्टोरीज तो बहुत हैं हुँ, हुँ, इसमें। हुँ। मैं आपको डिटेल में बिल्कुल, इतना बिल्कुल। एक्सप्लेन, अब क्योंकि सीए की ही जर्नी की बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, 2020 में मेरा कन्वोकेशन हुआ जैन में, और उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया। बहुत बिल्कुल। सारे विजन थे, बहुत सारे सपने थे, फादर इन लॉ के भी, कि हम तुम्हारा ऑफिस, उन्होंने मेरे लिए एक ऑफिस प्रीमाइसेस भी परचेज कर लिया था। वाओ! इतना मैं आपको बता दूं कि अब मेरी बहू सीए बन गई है, तो यहाँ पे उसका ऑफिस बनाएंगे हम। तो सॉरी, मैं कोई नहीं, थोड़ा मैं समझता हूँ एक्चुअली कहते हैं ना इमोशनल। अचीवमेंट और वो हाँ भी अगर फादर एन्जॉय कर रहे हो हमारी अचीवमेंट तो हाँ एज़ अ मतलब बेटे के लिए कि इससे फ़क्र की बात कुछ नहीं हो सकता हाँ। कि अगर मेरे एन्जॉयमेंट मेरे सक्सेस को मेरे फादर एन्जॉय कर रहे हैं। हाँ, और मतलब मेरे तो इन बिल्कुल, लॉज में बिल्कुल, बिल्कुल ये समझता हूँ। उनका इतना सपोर्ट था। हुँ, हुँ, हुँ। अनफॉर्चुनेटली वो उनको हार्ट पेशेंट थे वो। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। ना, सॉरी। नो, नो प्रॉब्लम समझता हूँ मैं। हाँ, तो फिर जुलाई 2020 में वो एक्सपायर हो गए। उनका एक ऑपरेशन हुआ था जो ओके। कि जरूरी था। अगर नहीं करवाते तब भी उनका हार्ट एक्सपेंड हो रहा था। तो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि या तो आपको एकदम सडनली इनको हॉस्पिटल लाना पड़ेगा, या अपनी मर्जी से सीआरटीडी डिवाइस आप पहले, मुझे नाम याद नहीं है, पेसमेकर, ओके। पेसमेकर का नेम चेंज होकर, मतलब होता है ना हाँ, हाँ। डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होती है सीआरटीडी हाँ, हाँ, डिवाइस हाँ। पर, तो वो शायद उनको सूट नहीं किया। ओके। तो वो एक्सपायर हो गए। एंड वो ये चीज मु ऑफिस वाला मुझे वो क्या सब लग वो रहा है बना कहीं के न तो कहीं वो चले गए वो उनकी चीज। ब्लेसिंग आपके साथ है हाँ और मैं तो सच्ची में यही चाहूँगा कि मतलब जो ट्रस्ट उन्होंने किया ना, हाँ, मैं आप तो उस पे खरी भी उतरी हो। कहीं न कहीं वो खुश होंगे आज। खुश होंगे। और मैं, मेरी कोशिश अभी भी ये रहती है कि ठीक है, डिग्री आना एक अलग बात है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और उस लाइफ को जीना एज ए सीए। क्योंकि अब क्या हुआ था कि डिग्री आ गई, अब हम घर पे हैं, तो ये फील होता है ना कि हाउसवाइफ की तरह, सीए बनकर भी घर पे। अब कोविड के टाइम में तो सभी लोग आइसोलेटेड थे, बिल्कुल, लॉकडाउन बिल्कुल। ही था। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि ना सब कुछ प्लान था कि मेरी ही सोसाइटी में डे केयर भी है, तो अगर इसको मैं डे केयर में छोड़ करके थोड़ा सा बाहर निकलूंगी। और दूसरा चीज हुई थी कि 2013 के बाद और ये 2020 का 7 ईयर का गैप, 7 इयर्स अगो। जो बाहर से कनेक्टिविटी मेरी टूट गई थी, तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि ओके। जब हम दोबारा फिर बाहर ज्वाइन करते हैं, जाते हैं हम वहाँ पे, थोड़ा डर तो रहता है कि अब कैसा, कैसे स्टार्ट करेंगे सीए बनने के बाद। हुँ, हुँ।
तो बहुत सारा इश्यूज ये रहते थे कि 2 इयर्स तो कोविड में ही निकल गया, फिर कि अब डे केयर में इसको कैसे छोड़ना है, डे केयर ऑप्शन ठीक है या नहीं है, सबके अलग अलग व्यूज, क्योंकि नेगेटिव भी पॉजिटिव भी हाँ, सभी रहता है। इनफैक्ट हमने इतने भी सारे कई सारे केसेस वीडियो हो, भी देखा है, बिल्कुल सही हाँ बोल रहे हो। केसेस ही ऐसे हो गए थे, तो बहुत टफ डिसीजन था। लेकिन उसमें थोड़ा सा लकीली, और फिर मेरे को ना एक पॉइंट ये आता था कि सीए बनने के बाद, अभी तो मुझे देखो सीए बनना एक अलग बात है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुझे एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा ना, कहीं से भी स्टार्ट करना पड़ेगा। और मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं खुद की फर्म खोल करके सर्विसेज प्रोवाइड कर पाऊँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक डर रहता है कि पहले एक बार फिर से हमें देख लेना चाहिए कि क्या चल रहा है। हम ऐसे किसी रिस्क नहीं ले सकते ना, क्योंकि अच्छे ये लीडर की कमिटमेंट पहचान होता यही है। होती है, आई थिंक, मेरे हिसाब से। हाँ, कि लर्निंग करनी चाहिए पहले, क्योंकि हम ना कोई गलत डिसीजन ले लें किसी के लिए, क्योंकि सबका फाइनेंस मैटर होता बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। ना? तो हम किसी को गलत सजेस्ट नहीं कर सकते। तो नॉलेज होना एक अलग बात होती है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको कॉन्फिडेंस होना एक डिफरेंट बात होती है। तब मन में ये डाउट रहता था कि कहाँ ज्वाइन करूँगी, कैसे करना है। और जॉब का तो मेरे माइंड में नहीं आया था कि मुझे ओके। जॉब करना है, क्योंकि 10 to 5 या जो भी आप जॉब में ना बहुत लिमिटेशन हो जाती है। थोड़ा सा मैं इसको बिल्कुल टॉपिक से बिल्कुल हट के बिल्कुल। बात कर रही हूँ। जॉब में ये मेरा अपना थॉट था कि मैं एक आइडेंटिटी में, मतलब फिक्स हो जाएगा कि मुझे यही वर्क करना है, तो वो मुझे नहीं जाना था। बिल्कुल। प्रैक्टिस में मल्टीपल एक्सप्लोर होता है कि हम्म। आपके हर तरह का क्लाइंट है, हर तरह के बिजनेस को आप जानते हो, हम्म। ठीक है ना? तो मुझे प्रैक्टिस में ही जाना था। फिर प्रैक्टिस जब अपनी होती है तो आप फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं साथ बिल्कुल में, और बिल्कुल। जॉब तो बिल्कुल ही बंधा हुआ रहता है कि हम्म। जाना है, आपको काम करना है, लीव के लिए भी परमिशन है। तो ये सारे इश्यूज रहते थे। अब ये चैलेंज था हम लोगों के आगे कि कहाँ ज्वाइन करना है। ओके। फाइनली। फाइनली ये ज्वाइनिंग का मन में, मेरे हस्बैंड कहते थे कि नहीं सीए फर्म में ज्वाइन करा देते, किसी के साथ एसोसिएट हो जाना। तो मैं उनको यही क्वेश्चन करती थी कि आप, एक लॉजिकल सा क्वेश्चन है कि कोई सीए दूसरे सीए को अपने साथ एसोसिएट, वो ये नहीं सोचेगा कि ये सीख के और हाँ, अपना मेरी ही कॉम्पिटिटर बन जाएगी। बिल्कुल नेक्स्ट कंपटीशन प्रिया हाँ गुप्ता कि होंगे। हाँ कि मैं इसको चांस दूं और ये ही मेरे कंपटीशन में आके अपना ऑफिस खोल करके और बैठ कहीं गया। कस्टमर भी ना शिफ्ट हो जाए। ये तो सबसे बड़ा उनका, यही तो मेन नहीं, पॉइंट है कि बिल्कुल है। मेरे कस्टमर ना ले जाए, क्लाइंट्स मेरे ना ले जाए। हम्म। तो मैं इस चीज में भी बहुत लकी रही हूँ। ओके। हाँ, कि एक मेरे जो बराबर में एक फर्म थी, हमने बात की वहां पर, उन्होंने बोला कि नहीं आप आ जाइए, ठीक है। ओके। और उन्होंने, उनका मतलब विजन ही इतना अच्छा है कि वो कहते नहीं आप ज्वाइन कीजिए, मैं तो चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेले काम नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे, मेरा विजन है अपने फर्म को बिल्कुल एक्सपेंड करने का, तो मुझे तो बहुत सारे सीए चाहिए, सिर्फ आप नहीं, मुझे तो ओके। बहुत सारे सीए चाहिए। हम कितना काम खुद में अगर हम एक बड़ा, एक होता है नैरो माइंडेड हाँ हाँ। कि नहीं मुझे जितना है उसको रिजर्व करके रखना है, वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है। ओके। हाँ, तो सीए मनीष टिब्रेवाल, मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। हर बिल्कुल चीज अभी उन्हीं से मैं सीख रही हूँ सब बिल्कुल। कुछ। और ये थॉट भी कि जो नॉलेज आपके पास है वो आप दूसरे से शेयर कीजिए, बिना ये सोचे। और उन्होंने मुझसे की, अगर वो चाहते तो वो हाइड भी कर सकते थे कोई कोई बिल्कुल चीजें, बिल्कुल कि कर नहीं सकते थे। कि मैं इसको ये चीज क्यों बताऊं, बिल्कुल। है ना? तो ये चीज तो नहीं उन्होंने मेरे अंदर भी ये थॉट डाल दिया कि आपके पास अगर कोई है, इवन हमारी अब जो फर्म है, तो ऐसा है कि अभी 2 एसोसिएट और हुई है सीए, जो मेरी ही सिचुएशन की तरह है, मैरिड है, जिनके हस्बैंड सीए नहीं है, तो हम्म। उन्होंने ज्वाइन किया। तो अब उनको भी सपोर्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि रीजन अब उनके साथ मेरा एसोसिएट हो जाना, अब 2 इयर्स मुझे वहाँ हो गए प्रैक्टिस करते हुए हम्म। कितना। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सब लोग बढ़ें आगे, और हम लोग कभी किसी से हाइड नहीं करते, जितना आता है मैं भी उनको गाइड करती हूँ कि हाँ बस ऐसे। 1 मिनट में कुछ बोलना चाह रहा बीच में, जी बीच में। क्योंकि क्या होता है ना, सीए के लिए ना हम लोगों का परसेप्शन बन चुका है, हम्म। या शायद जो भी देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को उनको ना शायद अब समझ में आएगा एक्चुअल जो सीए होते हैं उनकी लाइफ भी कैसी होती है, हाँ। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यस। स्ट्रगल की बात चल रही है अभी। हम्म। लोगों को मेंटालिटी ये सेट, अच्छा सीए बन गया ना, हम्म। पैसे वाला हो गया होगा, हाँ ये करोड़पति हो होती गया है। होगा, बंगलो होगा, गाड़ी होगा, ऐसे होगा। है। ये परसेप्शन एक्चुअली है आज की डेट में। वहां तक पहुंचने के लिए जो हाँ स्ट्रगल रहता है उस हाँ, पे कोई ध्यान नहीं देता है बिल्कुल। मैं कि अभी भी सीए है तो यही सोच, चांदी है। मैं बिल्कुल अभी भी यही रिलेट कर रहा हूँ कि हाँ। आप कह रहे हो मेरे से 2 और आए, हम्म।
सेम मतलब हाँ, सिचुएशन कि वो नहीं निकल पा रही हैं घर से। बिल्कुल, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हर फैमिली में अलग अलग सिचुएशन होती है, लेकिन फैमिली सपोर्ट करेगी तभी ना कोई विमेन आगे बिल्कुल, निकल बिल्कुल। पाएगी। प्लीज़ हम्म। कंटिन्यू, मतलब हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली हाँ, पॉडकास्ट। तो दो और सीए हमारे साथ एसोसिएट हुई हैं, ओके, तो उनका भी सेम सिचुएशन है। अब आगे हम लोग वही है, सीख रहे हैं साथ बिल्कुल, में बिल्कुल, और आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, बिल्कुल। अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हम लोग। हुँ, हुँ। अब थोड़ा-सा बात करते हैं, जैसे जनरली अब तो क्लाइंट हैंडल करना स्टार्ट कर दिया हाँ, अब आपने। बिल्कुल। सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है एक सीए के लिए, हुँ, वो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है जो एक बिज़नेसमैन आता है आपके पास? हुँ। सबसे जो कह सकते हो, या तो बेसिक कह लो या मेजर क्वेश्चन होते हैं। हर किसी का सिमिलर होता है। कुछ ऐसा फेस किया है आपने? जो लगता है हर बिज़नेसमैन ना सबसे पहला क्वेश्चन ही यही आता है सीए के पास, परेशान होके आता टैक्स होगा मे बी। प्लानिंग। हाँ, टैक्स प्लानिंग कह सकते हो आप कि टैक्स कैसे मैनेज प्लानिंग करना है। कैसे मैनेज हाँ, करना है, टैक्स प्लानिंग ही मेन ओके, पॉइंट होता है कि। और दूसरा ये भी है मेन कि कंप्लाइंसेस, ओके। जो भी अब कंप्लाइंसेस, आप जैसे कंपनी है कोई और कंप्लाइंसेस के बारे में, अब क्लाइंट्स को तो नहीं बना, कंपनी इनकॉर्पोरेट करा लिया हुँ, उन्होंने, हुँ। लेकिन अगर कंप्लाइंसेस पूरी नहीं होगी तो पेनल्टीज, हुँ, हुँ। लिटिगेशन से स्टार्ट हो जाती हैं, हुँ, हुँ। लीगल प्रोसीडिंग से स्टार्ट हो जाती है, तो उनको तो आइडिया नहीं होता ना उस चीज का। तो मेनली ये रहता है हुँ, हुँ। जो हमारे साथ क्लाइंट्स ओके। आते हैं। और दूसरा, क्लाइंट्स उस कैटेगरी के आते हैं जो सब कुछ ट्रांजैक्शन, होता है ना किसी किसी की मेंटालिटी की, कुछ नहीं होता, कोई ऐसे पेनल्टी नहीं आएगी, कोई नोटिस वोटिस नहीं आता, पहले सारी ट्रांजैक्शन कर लेंगे और जब नोटिस आ जाते हैं बड़ी बड़ी ह्यूज अमाउंट के, हाँ, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, ना मतलब बिल्कुल समझ लाखों में सकता हूँ। पेनल्टीज लग जाती हैं, तब वो बैठते हैं। तो हम लोग का यही सजेशन होता है कि बस जहाँ पे प्लानिंग करनी चाहिए थी, जहाँ पे आपको एक्सपर्ट एडवाइस हायर करनी चाहिए थी, वहां छोड़ करके जब वो नोटिस आ गया, लोग तब आते हैं। इसके पहले खुद ही सीए बन जाते हैं लोग। इसके पहले खुद ही सीए बन जाते हैं। और फिर ना, एक्चुअली अब डिजिटल एनवायरनमेंट इतना हो गया है कि सब लोग ना यूट्यूब पे कंटेंट पढ़े हैं इतना हुँ, हुँ। कुछ, तो सब लोग खुद ही की लर्न करके, इवन जो ज़्यादातर सैलरीड क्लास के पर्सन होते हैं, तो वो खुद ही आईटीआर फाइल करने की कोशिश करते हैं। ओके, हाँ, तो हर साल में ये रहता ही है, आफ्टर फाइलिंग उन पे डिफेक्टिव के नोटिस आ रहे हैं। ओके। हाँ, डिमांड के नोटिस आ रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये भी होता है, तो वो फाइल कर देते हैं। तो मैं तो यही आपकी ऑडियंस को सजेस्ट करूंगी, कुछ भी चीज है ट्रांजेक्शन को, वो कम एक्सपेंसिव रहेगा। हुँ, हुँ, हुँ। ऑब्वियसली वी आर सर्विस प्रोवाइडर, तो हमारा अपना जो, आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो तो आप उसका अमाउंट पे करेंगे बिल्कुल। है, और अगर आप पहले से ही एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे तो वो हुँ। कम एक्सपेंसेस पड़ता है ट्रांजेक्शन्स को होने के बाद, क्योंकि पूरा आपने एक ह्यूज ट्रांजेक्शन खड़ा कर दिया, अब उसको, या फिर एक लिटिगेशन आ गया, अब आप इनकम टैक्स को उसको प्रूफ करोगे, आपके पास, आपने डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट नहीं की, आप बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, सारी ट्रांजेक्शन्स ओके हैं, बट आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। डिपार्टमेंट तो डॉक्यूमेंट्स को मानता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स को अब आप बातों से उस चीज को प्रूफ नहीं कर सकते, नहीं तो कर सकते उन्हीं बिल्कुल। से सारा कुछ डिटेल ले करके कि कब कौन सा इवेंट हुआ, कब कैसे ट्रांजेक्शन हुई, फिर उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगते कि आप पे ये प्रूफ होगा, ये प्रूफ्स होंगे, आप हमें दीजिए। तो हमारी वर्किंग अगर बढ़ेगी तो वो भी तो एक्सपेंसिव होता है। तो वहां जाके हम लोग क्या फेस करते हैं ना, कि क्लाइंट का क्या माइंडसेट होता है, अगर कोई बहुत अच्छा अर्निंग वाला भी है ना, वो फीस देने में थोड़ा-सा वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ओके, कि ओके। इतना तो नहीं होना चाहिए, नेगोशिएशन वाला रहता है। अभी भी लोगों में ये चीज़ मैं देखती हूँ कि उनको ये मैनेज, मतलब फ़ाइनेंशियली ग्रो करना सबको आता है, लेकिन फ़ाइनेंशियली मैनेज करना नहीं आता। इसके लिए तो ख़ैर मैं सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं खुद हूँ। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मुझे भी लगता था कि ईज़ी है हर चीज़। जब पता चलता क्रेडिटर, डेटर्स और ये ट्रांज़ैक्शन आपने कहाँ-कहाँ किए, हुँ, तब पसीने आते थे एक्चुअली हुँ, कि अब इसका जवाब क्या है मेरे पास? क्योंकि जब हुँ, कहते हैं ना एक सर्टेन टाइम के बाद आपको कुछ भी याद भी नहीं रहता है हुँ, खुद, हुँ, क्योंकि ट्रांज़ैक्शन काफ़ी सारे होते हैं। अगर मंथ में भी जोड़ा जाए तो 100-200 ट्रांज़ैक्शन हो जाते हैं और 6 महीने बाद वो हज़ारों में हो जाता है, तब पता ही नहीं चलता एक्चुअली हुँ। कि हमने क्या प्रॉब्लम फेस किया तो है। ये सारी क्लाइंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अपने फील्ड में तो एकदम एक्सपर्ट हैं, हुँ, हुँ। ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, फ़ाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं।
लेकिन उनको इनकम टैक्स लॉ की नॉलेज नहीं है, जीएसटी की नॉलेज उनको नहीं है कि कंप्लाइंसेस कहाँ कहाँ हैं। कोई भी अब जैसे जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, एप्लीकेबल है सब जगह, ठीक है। तो आपको उसकी कंप्लाइंसेस भी पूरी करनी पड़ेंगी। इंडिया में आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, इंडिया इंडिया में या किसी भी कंट्री में वहाँ के टैक्सेशन रूल्स को तो आपको फॉलो करना ही बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। यहीं के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो और अपनी जैसे फिनेंशियली आप ग्रो कर रहे हो, तो आपको ग्रो करते समय ये नहीं पता होता ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो एक्सपर्टीज के साथ, बट कंप्लाइंसेस क्या होती है, तो उसको एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत तो होती है। अब फिर आपने एक बहुत ही बड़ा टर्नओवर जनरेट कर लिया, टर्नओवर भी आपसे जनरेट कैसे हुआ आपको पता ही नहीं है कि कौन सी ट्रांजेक्शन करनी चाहिए, कौन सी। बहुत से मैं क्लाइंट्स ऐसे देखती हूँ कि इंटरनल ट्रांजेक्शन्स बहुत, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हाँ, ये ट्रांसफर कर दिया, वो ट्रांसफर कर दिया। अब लोगों को ये नहीं पता होता कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो हमारा जैसे पैन आपका आईटीआर फाइल होती है, तो आपका एक पोर्टल बन जाता है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। और उसमें सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक गवर्नमेंट का रहता है, जहां से जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे एक लिमिट क्रॉस करेगी, उनके अपने इंटरनल क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। वो एक आपका डेटा कलेक्ट करता जाता है, जहां जहां भी आपका पैन इन्वॉल्व है, आधार, अब तो आधार पैन दोनों लिंक हो गए हैं। और गवर्नमेंट जैसे जैसे सीखती क्या, जैसे जैसे चीजें फेस की, स्कैम फेस किए या फिर लोगों ने लूप होल्स के जो बेनिफिट्स उठाए हैं, हम्म, उसको देख देख के गवर्नमेंट भी बहुत समझदार होती जा रही है, बिल्कुल। डिजिटल चीजों को भी वो भी अपडेट करते जा रही है कि कोई लूप होल हम छोड़ेंगे ही नहीं। हम्म, जैसे कि अब सब चीज कैशलेस है, मीन्स सब कुछ बैंक से ट्रांजेक्शन होगा, बैंक आपका पैन आधार के बिना ओपन ही नहीं होता है, तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स पोर्टल और जीएसटी पोर्टल पे चला जाएगा। जीएसटी पोर्टल भी इतना अच्छा बनाया हुआ है आपका कि इवन उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को भी लिंक कर दिया ई वे बिल के थ्रू, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कि जो स्मगलिंग के केसेस होते थे अब वो नहीं होंगे, क्योंकि आपका जब ई वे बिल से सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, तो आपका डेटा, स्टॉक की क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो सारा कुछ उनको डेटा पता चल जाएगा। वही आपके सेल्स के इनवॉइस में जब जीएसटी की रिटर्न फाइल होगी तो वो भी पोर्टल पे दिखेगा, उसमें कोई मिसमैच भी नहीं रहेगा। तो ये सारे लूप होल्स, लेकिन ये सारी नॉलेज ना, जब हम अपना फाइनेंशियली कोई भी किसी भी फील्ड में, चाहे कोई प्रोफेशनली वर्क कर रहा है या कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड या रिटेल होलसेल, मीडिया या किसी भी टाइप की, उनको ये सारी डिटेल्स पता नहीं होती, तो उनको बिल्कुल नहीं पता एक्सपर्ट होता। एडवाइस की जरूरत होती है उनको। तब वो लोग परेशान होते हैं जब उनको लगता है कि अब बहुत से लोगों को तो लिमिटेशन ही नहीं पता होती है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए। हाँ, ट्रांजैक्शन हो गई, अब हमारे पास क्लाइंट आए कि बैंक जब देखा तो इतना कि आपने जीएसटी नंबर क्यों नहीं लिया, आपका ये इतना टर्नओवर 20 लाख 40 लाख की टर्नओवर, मतलब केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है, तो उनको नहीं पता होता है कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना भी चाहिए था, ये लिमिट क्रॉस हो गई है। तो मैं ऑडियंस से तो यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ भी आप कर रहे हैं तो एक एक्सपर्ट एडवाइस जरूरी होती है। उनको लगता है कि नहीं हमें सब कुछ पता है, तो फिनेंशियली ग्रो करना एक अलग बात है, और फिनेंशियली मैनेजमेंट एक अपना वो एक डिफरेंट बात होती है। जब नोटिस आ जाते हैं, कंप्लायंसेस होती हैं, लिटिगेशन में लोग आ जाते हैं, तो उसमें वो एक बड़ा एक्सपेंस उनके लिए सामने आ जाता है कि आप ऐसे कैसे प्रूफ करोगे, क्योंकि जब वो काम कर रहे होते हैं ना, तो वो प्रूफ भी कलेक्ट नहीं करते हैं उन चीज़ों बिल्कुल के। बिल्कुल फैक्चुअल। लीगल होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन उनको इतना ध्यान ही नहीं रहता है कि ये डॉक्यूमेंट हमें संभाल कर रखना था, ये चीज़ें। अब इनफैक्ट आप, मैं भी काफी ब्लंडर मिस्टेक किया हूँ, मतलब मैं हाँ, बता भी नहीं सकता। अगर मैं बता जाऊँ, मैं क्या करता था, कैश जमा करा देता था। हम्म, जब ये मेरा सीए बहुत सारे पूछता था ना, ये केसेस। कैश कहाँ से आया आपके पास, मैंने कहा सर वो कुछ चेक लगाना था, मैंने हम्म, कैश जमा कर दिया। मगर ऐसे नहीं होता है। हाँ, ऐसे नहीं हो। तो चीजें मतलब अभी भी सीख ही रहा हूँ। खैर, आप हाँ, प्लीज बताएं। हाँ, तो यही सारे मैटर्स होते हैं। जीएसटी का क्या बेनिफिट है? अगर मैं बात करूँ मैम, पीछे जैसे पहले बैट चलता था मे बी, हम्म, तो जीएसटी आने के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हमारे, इकोनॉमिकल कह सकते हैं। इकोनॉमिकल इम्प्रूवमेंट तो हुआ, क्योंकि जो बैठ के लूफॉल से, मतलब इकोनॉमिकल ऐसे कहेंगे कि गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हुआ, हम्म, ठीक है। और जो पब्लिक है, कंज्यूमर्स हैं, उन पे जो ओवरबर्डन बैट की वजह से आ रहा था या कुछ ऐसे इफेक्ट्स आ रहे थे, जो फॉर्मेलिटीज हम्म, थी, हम्म,
उससे भी काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इम्प्रूवमेंट तो बहुत, मतलब हर एक डायरेक्शन में कह सकते हैं कि ओके। सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में, इकोनॉमिकली नहीं, हर एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब मैं वैट से पहले मैं याद दिलाऊंगी, पहले सेल्स टैक्स होता था, सेल्स टैक्स, हाँ। हाँ, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, तो इन सब टैक्सेस, मतलब ये सारे कंप्लायंसेस भी कंज्यूमर या बिजनेसमैन फेस कर रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है ना, जैसे दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये सारे जो जीएसटी, वैट या सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स आते हैं, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं, क्योंकि किसी प्रोडक्ट पर या सर्विसेज पे लगते हैं, ठीक है, किसी इंडिविजुअल या किसी पर्सन पे, आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनीज वगैरह का नहीं है इसमें। तो लूपहोल्स ये थे कि सेल्स टैक्स में टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था, कि एक चेन चलती है, गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, वहाँ पे आपने एक्साइज ड्यूटी लगाई, फिर वहाँ से जब गुड्स डिलीवर हुआ, सेल हुआ, सेल्स टैक्स लगा, फिर वो काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, लॉन्ग प्रोसेस था, एक लॉन्ग प्रोसेस हो गया, और जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हमारे पास कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट जा रहा है, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स लगता गया। तो इस कैस्केडिंग इफेक्ट को थोड़ा सा रिमूव किया वैल्यू एडिड टैक्स ने, जिसको हम वैट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वैल्यू एडिड टैक्स में भी कुछ लूपहोल्स थे, लाइक इंटरस्टेट को लेकर के। अब देखिए, जो हम टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट का भी एक अपना बजट होता है, गवर्नमेंट जितनी फैसिलिटीज पब्लिक को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, चाहे एजुकेशन को, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस, तो वो भी तो हम ही लोगों से फंड जाता है टैक्स के एक रोटेशन कह सकते हैं, एक रोटेशन बना रहता है, ठीक है, एक कंट्रीब्यूशन है हमारा, टैक्स नहीं बोलो, एक कंट्रीब्यूशन बोलो, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई अपना अर्निंग सोर्स, कोई वो प्रोडक्ट तो बना नहीं रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, उसकी कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि उसने एक्सपोर्ट कर दिया चीजों को तो उसके पास इनकम आ गई। तो हम अपने देश में रह रहे हैं, तो अपने देश के डेवलपमेंट के लिए हम ही तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना उसके लिए। तो उनका क्या था ना, जैसे जो वैट में प्रॉब्लम्स आ रही थी, लाइक अपना स्टेट का अपना अलग बजट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना, स्टेट गवर्नमेंट का अपना। तो जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उसमें किसका पोर्शन कितना है, जैसे सेंट्रल टैक्स, सेल्स टैक्स हो गया, इंटर स्टेट सीजीएसटी वगैरह जो सीजीएसटी, वो तो अब आया, वैट के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है। इंटर स्टेट में तो सेटअप हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंच गया, और वैट ने सेल्स टैक्स को थोड़ा सा इम्प्रूव किया, थोड़ा कैस्केडिंग की, टैक्स ऑन टैक्स नहीं रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ बीच में। ये इस तरह से होता है कि जैसे फर्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट निकला, आपने टैक्स पे किया, ठीक है। अब जिसने आपसे परचेज किया है वो आपको टैक्स पे कर रहा है, आपने टैक्स वो गवर्नमेंट को जमा करा दिया, ठीक है, वो डिपॉजिट हो गया। लेकिन जिसने आपसे परचेज किया, अब वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो वो जो उसने परचेज पर वैट पे किया है उसका इनपुट ले लेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो वो बैलेंसिंग फिगर तो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन जीएसटी ने इसको डिजिटली और भी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया, ठीक है। वैट में और तो कह सकते हैं जीएसटी से हुआ है, काफी चीजें आसान हो गई, कह सकते हैं आसान बहुत ज्यादा हुई। एक तो वन नेशन वन टैक्स का जो विजन है, बिल्कुल वो जब अप्लाई हुआ ना, तब लोगों को समझ में आया, क्योंकि जीएसटी आने के टाइम पे तो इतने सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। बस तेलंगाना एक ऐसा फर्स्ट स्टेट था जिन्होंने बहुत ही जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट किया। बाकी स्टेट में तो कितना कुछ प्रोटेस्ट चला है इस चीज को लेके, क्योंकि लोग ना चेंजेस बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन इससे लूपहोल्स, और लोगों का सिर्फ एक ही तो डर था ना कि कंप्लायंसेस बहुत बढ़ रही हैं, हम इतनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते मंथली। अब सब कुछ ओके हो गया, सबको हैबिट हो गई इस चीज को लेकर के। कंप्लायंसेस तब भी बहुत ज्यादा थी, बट लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या आती थी कि जिस रिपोर्टिंग के थ्रू वो डेटा मंगा रहे हैं लोगों से, लोग उसको ना हाइड कर लेते थे। तो वो कैसे गवर्नमेंट अब किसी वन टू वन पर्सन को तो जाके चेक नहीं करेगी, उनको तो ऐसा सिस्टम बनाना था कि कंप्लायंसेस इस तरह से हो जाए कि मुझे एक ही पोर्टल पे सब कुछ शो हो, और कोई ऐसा स्कोप ही ना छोड़े। जैसे बहुत सारे फॉर्म्स होते थे, फॉर्म सी, फॉर्म डी, फॉर्म एफ, वैट के टाइम पर, तो वहां पे लोग रिपोर्टिंग ही नहीं कर रहे हैं। अब लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम लोग क्या, अब उनको प्रोटेस्ट करना जायज था, क्योंकि उनका वो जो लूपहोल वाला एरिया था वो खत्म हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट जो आपको अब
उस टाइम से जब वैट था और इस टाइम में जब जीएसटी है, तो डेवलपमेंट आप दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ, बिल्कुल। गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया है। आप इंडिया को देखो, और जो इंटरनेशनली इंडिया की इमेज बिल्कुल, आज बिल्कुल, क्रिएट बिल्कुल। हुई है, तो वो गवर्नमेंट कैसे कर पाएगी अगर हम ही सपोर्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट को, अच्छी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करेंगे हम। तो ये वैट से लेके कि इम्प्रूवमेंट था जो कि रिपोर्टिंग लोगों से क्लियरली आ नहीं रही थी। तो जीएसटी लेकर आए, जीएसटी एक एक सिंगल पोर्टल बनाया उन्होंने, हर चीज को लिंक कर दिया, बिल्कुल, बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन को लिंक कर दिया उन्होंने, एक लिमिट सेट कर दी। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बहुत ही इजीली, ये नहीं कि हर किसी को उस चीज में वो किया हो कि आपको सबको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो अब ये सारी चीजें क्या होता है, जब कोई नई चीज, हाँ, लॉ हाँ, कोई नहीं पढ़ता है, सब लोग बिल्कुल। प्रोटेस्ट में हाँ, उतर जाते लो हैं। छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ता कोई। कोई नहीं पढ़ता है, तो ये इस रीजन से हुआ। लेकिन जीएसटी आने के बाद लूपहोल्स कम हुए हैं, और लोगों का भी जो, मैं कहूँगी डिजिटली, जो जैसे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी बिल्कुल, बिल्कुल। पर्सन से, आपस में भी तो क्लैशेस हो जाते हैं ना लोगों के, बिल्कुल होते हैं। है ना। को ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं होती, बिजनेस का एक नेटवर्क होता है। हुँ। तो आप भी उसको, जैसे अगर जीएसटी का मैं एक प्रोसीजर बताती हूँ, जीएसटी कैसे फाइल होता है, ठीक है। हमने इस मंथ में सेल की, R1 फाइल किया, R1 में हमने सेल्स में इनवॉइस नंबर सब कुछ डिटेल डाल दिया हमने उसमें, ठीक है। एवरी डिटेल हमारी जीएसटी पोर्टल पे चली गई। वैट में क्या था, जब इनपुट उठाते थे तो अपने आप ही जो इनवॉइसेस हैं उसके बेसिस पे, अब बिल्कुल। वो पोर्टल पे कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका ओके, इनपुट का। अब क्या है, जब हमने सेल्स की रिटर्न फाइल की, तो पोर्टल पे हमारा आ गया आ कि गया, किस, शो कर जाता है। जिस जिस पर्सन को, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है उसका जीएसटी नंबर चला गया कि इस रजिस्टर्ड पर्सन को हमने। अब वो इनपुट किस बेसिस पे उठाएगा, अगर उसके पोर्टल पर शो करेगा। वो शो करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक कनेक्टिविटी बनी कि इनपुट हुँ, आप तभी ले पाओगे जब आपको वो शो कर शो रहा है। करेगा तो बिल्कुल। लोगों का जो पहले आता था पेमेंट का इश्यूज, कि अपना इनपुट भी खुद से उठा लिया है जो भी हाँ, था, हाँ। और अब तो बहुत अलर्ट हो गए हैं सब लोग कि अगर आपका पेमेंट ही नहीं करेंगे, फिर अगर हाँ, उनका जब तक शो नहीं करता शो नहीं जीएसटी पे। करेगा। इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ, कई बार होता है ना, जैसे रिटर्न कहीं गलती से लेट फाइल हुआ हो हम्म और वो सेम टाइम पे इनपुट मैच कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जीएसटी का पेमेंट रोक देते हैं और कहते हैं ठीक है पेमेंट कर, जब इनपुट मिल जाएगा मुझे सो आपको रिटर्न कर देंगे हम। हाँ, कि है ना? आपने उसमें हम्म, दिखा दिया, क्योंकि आप बुक नहीं कर सकते ना बिल्कुल, उसको अपना, आपको उन्होंने पेमेंट किया, वो एक्सपेंस ही बुक नहीं कर पाएंगे उस चीज को लेकर के, बिल्कुल, बिल्कुल। इनपुट नहीं ले पाएंगे, तो उनका, तो ये कनेक्टिविटी, अब लोगों का पर्सनली इंटरेक्शन खत्म हो गया ना इस जी, चीज जी, में। जी। समझ सकते हैं। उसमें भी तो क्लासेस होते थे ना लोगों के बीच में। हाँ, और दूसरा ये था कि मुझे वैट के टाइम में अभी भी याद है, जैसे मेरा तो छोटा बिजनेस रहा, मम्मी पापा का देखा है, तो वो लोग क्या करते थे ना, एक लेटर कंफर्मेशन के लिए, जो होलसेलर थे, हम्म। कंफर्मेशन का एक लेटर भेजते थे कि आपका इतना बैलेंस है अच्छा। आउटस्टैंडिंग, ये ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उनको जो होलसेलर थे उनका टर्नओवर अच्छा था, उनको अपने रिकॉर्ड्स में रखना पड़ता था कि कोई बैड डेट तो नहीं है, क्योंकि, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। तो इस टाइप की चीज थी, वो चीजें अब आपको पोर्टल पे ही दिख रहा है कि हम्म, इतना सेल हुआ, इतना परचेज हुआ, ये ठीक है। तो वो लाइन अप हो गया सारा। फिर दूसरा ये कि जो गुड्स की मूवमेंट हो रही है, हम्म। एक क्रिमिनल एक्टिविटी जो चल रही थी स्मगलिंग की, प्रोडक्ट्स की, या ब्लैक मार्केटिंग करने हाँ, की, हाँ, हाँ। वो खत्म हो गई उससे। अच्छा, यूपीआई के मुझे एक करेक्ट करना आप अगर मैं गलत बोलता हूँ, मुझे एक फायदा तो है लेकिन इसके नेगेटिविटी भी मुझे लगता है। हाँ, बताइए। क्या होता था पहले ना, जैसे मेरे मतलब अकाउंट में 500 रुपये पड़े हैं, हम्म तो एटीएम का ना एक लिमिट होता था कि ये 500 रुपये आप नहीं निकाल सकते क्योंकि लास्ट 500 होना चाहिए मिनिमम। अच्छा। अब यूपीआई में क्या है ना, लिमिट नहीं रही। अगर वो 500 है ना, मैं उसमें भी से भी 400 रुपये यूपीआई पेमेंट कर सकता हूँ। तो आपको हम्म नहीं लगता ये सेविंग जो कर पाते थे लोग, मिडिल क्लास कह सकते हो, उनकी वो वाली सेविंग जो छोटी सी स्कीम थी वो खत्म हो गई कहीं? नहीं, तो मुझे मैं इस पे ये कहूंगी, ये एक हैबिट की बात है कि हाँ, हम लोगों ने एक लंबे टाइम तक एक चीज को फॉलो किया, तो वो हमारी हैबिट में आ गई। लेकिन अगर देखा जाए, किसी की सेविंग करने की हैबिट है, तो हाँ, वो अपने फाइनेंशियल को वैसे ही मैनेज कर, चेंजेस चाहे रोटेशन में जो भी हो, अगर आपकी हैबिट है कि मुझे इतना निकाल के सेव करना है,
तो आप एट एनी हाउ उसको पहले से ही अलग कर देंगे। ओके। फिर आप ट्रांजेक्शन करते समय लिमिटेशन पे थोड़ी ना डिपेंड रहेंगे उस हाँ, चीज के लिए ना बिल्कुल कि बिल्कुल। लिमिटेशन हट गई, अब मैं कैसे सेविंग करूं। क्योंकि मैंने ना ये नहीं। खुद पर्सनली फील किया था जब मेरे पास कई एक था, मैं कहीं गया था, तब मैं और सारे दोस्त लोग कंट्रीब्यूट करके कुछ मंगाए थे, बर्गर में भी पिज्जा आए थे। हम्म। तो पैसे तो थे नहीं, अकाउंट में 500 रुपये पड़े थे, तो मैं सोचा अब निकालू कैसे, अब वो निकल नहीं रहा। तो वो कह रहा है फनी यूपीआई है, तो हाँ। उसने उसी सेम डे मेरा गूगल पे वगैरह स्टार्ट कर दिया। ओके। फिर वहां से कंट्रीब्यूशन किया। मैं कहा काश मेरा आज पैसा बच जाता अगर ये सिस्टम नहीं होता तो। ये तो फनी मोमेंट था। बिल्कुल। लेकिन हाँ, डिजिटली चीजें होती तो आप कैशलेस हो हाँ, गए हैं आप। कैशलेस हो गया। हाँ, कैश रखना। फिर अब तो मुझे कैश कहीं छोटी जगह पे ऑटो वाला भी है, सब्जी वाला भी, वो भी चेंज नहीं हाँ, रखते अपने फील नहीं पास, कहते होता ना, पेटीएम फील कर नहीं दो। होता। आप जब हार्ड मनी जेब में होता है ना, ये कहते हैं ना, आज भी हम्म। हमारे पुराने कहते थे ना, पैसा हाथ जेब में है ना, मुझे टेंशन नहीं है किसी चीज की। हम्म। अब तो सब कुछ फोन में आ गया है मेरे हिसाब से। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो जो लोग पॉकेट वगैरह है हाँ, दिल्ली में, उनको प्रॉब्लम आई, कैश मिलता ही नहीं होगा, ओनली कार्ड्स उनको, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। तो तो हाँ जीएसटी ऐसा की कर। तो हमने कर ली। हम्म। आईटीआर में क्या क्या चीजें जो एक मतलब आम इंसान को हमेशा सही से भरना चाहिए, या किसी के माध्यम से भरना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इसमें भी कई लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। हाँ, मिस्टेक हो जाती हैं। और बहुत से ऐसे केसेस क्लाइंट्स के आते हैं, अपने आप आईटीआर फाइल कर लिया उनका, या तो डिफेक्टिव नोटिस आ रहे नोटिस हैं। आ जाता है। हाँ, कई कई बार वो रेक्टिफाई भी कर चुके हैं, लेकिन डिफेक्टिव नोटिस एट एनी, मतलब फाइनली उनको एक्सपर्ट एडवाइस लेनी ही पड़ रही है। तो मैं यहाँ पे ये एडवाइस करूँगी कि खुद से ये चीज़ें यूट्यूब की वीडियोस देख करके बिल्कुल नहीं बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, यूट्यूब में जो कंटेंट पड़े होते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक या जनरल सिचुएशन को बिल्कुल लेकर बिल्कुल। के पड़े होते हैं। अब वो पर्सन टू पर्सन देख पर्सन करके तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल बता रहे ना कि बिल्कुल आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे जो डेटा शो कर रहा है वो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हालांकि वो आपको बताएंगे कि आपको ये चीजें चेक करनी चाहिए, आपको 26 AS चेक करना चाहिए, AIS चेक करना चाहिए हम्म, डीपली, क्योंकि पोर्टल क्या है, आपका पर्सनल प्रोफाइल है। ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल। उसको जैसे फेसबुक देखते हो, आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल भी देख सकते हो। हम्म ये तो गवर्नमेंट ने बहुत मतलब इजी वे बना दिया कि अगर आप हायर नहीं कर पा रहे एक्सपर्ट को, तो आप खुद भी पढ़ करके कर सकते हो। हम्म, लेकिन इतना एक्सपर्टीज लोगों में अभी है नहीं बिल्कुल कि, और करना भी नहीं चाहिए उनको एक्सपर्ट एडवाइस। अगर मान लीजिए आप इतना अच्छा टर्नओवर अपना बिल्कुल बिल्कुल, मैं अर्न कर समझता रहे हैं, हूँ। और छोटी सी मिस्टेक की मतलब इस वजह से कि आपको 1000 2000 में नॉर्मल सा रेट वैसे मैं डिस्क्लोज, सच्ची बता रहा हूँ, मैं खुद लोग इस एग्जाम्पल पे हूँ नेगोशिएट इसका। कि नहीं देना पड़ जाए, क्योंकि सीए का बहुत ज्यादा इतना, लेकिन जब लिटिगेशन में फंसते हैं तो फिर उनको हाँ, एक्सपेंसिव मैं खुद लगता है, मुझे याद फिर आते हैं। टैक्स भी पे करो, आप पेनल्टीज भी पे करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रांजेक्शन करने के बाद उनको जब आ जाती हैं सामने चीजें, तब उनको लगता है कि अब तो इतना ये हो रहा है। आपको पहले से ही एक्सपर्ट एडवाइस, थोड़ी सी अगर बड़ी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तो पहले से प्लानिंग कर सकते हैं। और आप जैसे आईटीआर की बात मुझसे पूछ रहे थे कि आईटीआर में और क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, तो आप डिडक्शंस को लेकर के प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है। पता है होता क्या है, जैसे आप कोई भी इंडिविजुअल है ट्रांजैक्शन कर रहा है, अब वो इनकम टैक्स लॉ तो नहीं पढ़ रहा ना, बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। कोई भी लॉ क्यों पढ़ेगा। और हम, ये जो एक्सपर्ट बैठा है वो सारा कुछ पढ़ करके बैठा है, ठीक है। हम्म, तो कोई ऐसा सारा, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी डिडक्शंस आपको प्रोवाइड, लेकिन पता ही नहीं होता बिल्कुल है। नहीं पता होता। लोगों को मैंने देखा है कि उनको ना, जैसे कोई सैलरीड पर्सन है, उसका टीडीएस डिडक्ट हो गया, उसको लगता है मैंने टैक्स तो पे कर दिया, आईटीआर फाइल करना कोई मेरे को कंपलसरी नहीं है, उसने नहीं, नहीं फाइल की। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने सारी कर रखी है जहाँ पे उनको डिडक्शंस मिल सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग सोचते हैं कि इन्होंने अपना कितना बड़ा लॉस किया, जो टीडीएस इन्होंने पे किया, चलो जितना टैक्स बनता था उतना तो, लेकिन जो जनरली इन्होंने एलआईसी ले रखी है, 80C हाँ, की डिडक्शन होती है, 1,50,000 का उसका टोटल लिमिट है, ठीक है। फिर एनपीएस 50,000 उसमें ऐड करते हैं, 80D, एलआईसी, मेडिकल इंश्योरेंस, एजुकेशन फीस बच्चों की जिनकी बेटियां हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब लोग लिए हुए होते हैं सब कुछ, और इस इन सारी डिडक्शंस की वजह से वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आईटीआर फाइल ना करने की वजह से बहुत ही ह्यूज अमाउंट में 60,000
1 लाख का टीडीएस कटा हुआ है, तो हम लोग बाद में ये सोचते हैं, ये लोग क्लेम हम बताते हैं क्लाइंट को कि अगर आप टाइम पे रिटर्न फाइल करते तो आपको ये रिफंड आ जाता, क्योंकि आपने तो डिडक्शंस तो सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बिल्कुल आपने बिल्कुल म्यूचुअल फंड ले रखे हैं अपने बेनिफिट के लिए। मेडिकल इंश्योरेंस आज की डेट में कौन नहीं लेता? सबसे बिल्कुल पहले बिल्कुल आज जो भी समझदार पर्सन या अर्निंग है भी, या थोड़ी सी भी, मेडिकल इंश्योरेंस बहुत कम बिल्कुल पॉलिसीज बिल्कुल के प्राइस में मिल जाता है। और जो कोरोना के बाद हुआ, अब तो और भी लोग बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुके बिल्कुल हैं। मेडिकल की तो तो वैल्यू समझ में आ गई। हाँ, तो इस बेसिस पे आप रिफंड क्लेम कर सकते थे, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज कि हमें खुद से अब क्या करना है, टैक्स पे हो गया हमारा, तो बाद में कहते हैं अच्छा हमारा इतना लॉस हो गया है इसमें। पता मतलब ही नहीं चलता इन है शॉर्ट उनको। अगर बोला जाए तो 1,000 बचाने के चक्कर में हम लाख रुपए लाख रुपए दे देते हैं, सिंपल सिंपल मैं तो वर्ड्स में। सच्ची सजेस्ट करूंगा जो गलती मैंने की है, इनफैक्ट मैं भी यही देखता था कि मेरा सीए 2,500-3,000 रुपये पर मंथ चार्ज करता था, मुझे लगता था बहुत ज्यादा है। अकाउंटेंट को आता था 500-600 हज़ार रुपये में काम करता था। उस 2-2,500 के चक्कर में मेरे कितनी की चपत लगी, खैर मैं बता भी नहीं सकता ऑन रिकॉर्ड। तो मैं तो सबसे यही सजेस्ट करूंगा, ये 2-3 हज़ार को मत काउंट करो और प्लीज एक्सपर्ट के साथ जुड़ो, ताकि आपको वो एक्सपर्ट अपनी सलाह सही दे सके और सही वे में बिजनेस भी करे। ये तो देखिए आईटीआर क्या होता है, वन टाइम का रहता है बिल्कुल आपको ये। बिल्कुल। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट, तो सीए आपको और भी, ऐसे सीए नहीं, जो भी एक्सपर्ट है, मैं सीए की ही बात क्यों करूं, हाँ अकाउंटिंग एक्सपर्ट या टैक्सेशन एक्सपर्ट आपको बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हो ना, तो वो आपको ऐसे ऐसे वे ऑफ ट्रांजेक्शन आपको बताते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं आपके लिए। हम्म। वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस लाइन में हूँ, और लोगों को भी देखती हूँ या जिनके साथ मैं एसोसिएट हूँ, उनका जो थॉट प्रोसेस देखती हूँ, तो उनका थॉट यही रहता है कि मैं जब तक सामने वाले को बेनिफिट ना कराऊं ना, तो और वो मुझे पेमेंट, अगर सामने वाले को मेरी वजह से लॉस हो रहा है और पेमेंट भी दे रहा है, तो वो ठीक नहीं है। सामने वाला, मेरा प्रोफाइल ऐसा होना चाहिए, मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं सामने वाले को अगर 10 रुपीज का बेनिफिट करा रहा हूँ, तब उसमें से मुझे फीस मिले बिल्कुल अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ये चीज नहीं है। और हमारा काम देखिए, हमारा काम ऐसा है कि फिक्स भी है कुछ चीजों में, वेरिएबल अमाउंट्स भी रहती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्लाइंट ये समझते नहीं है उस हाँ समय ट्रांजैक्शंस के टाइम पर। ये तो हाँ, खैर जो बहुत से तो बहुत समझदार होते हैं पहले हाँ से ही, जो 60% लेकिन तो वो लोग वही समझदारी थे, तब आती है जब वो ऑलरेडी बहुत बड़ा नुकसान एक उठा चुके होते हाँ, हैं। उठा चुके होते हैं अपना, उनका लाइफ खुद का एक्सपीरियंस रहा होता है कि ये गलती दोबारा नहीं करनी है। वो लोग टाइम टू टाइम हर चीज अपना करवाते हैं। मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के बाद ही शायद सुधर जाए। मे भी हाँ, मेरा तो मतलब यही कोशिश है, अगर आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन ही एक्चुअली इसीलिए वो रेज हुआ है कि ये मैसेज लोगों को पहुंचना चाहिए बिल्कुल कि बिल्कुल। एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, खुद से आईटीआर फाइल मत बिल्कुल कीजिए आप लोग। और थोड़ा सा और भी चीजें होती हैं ट्रांजेक्शन, जैसे एक होता है रेगुलर अर्निंग वाली एक ट्रांजेक्शन होती हैं, एक होती हैं जो कभी कभी होती हैं, जैसे प्रॉपर्टी का कोई डीलिंग हो रहा हाँ है हाँ ना, सेल परचेज। इस क्राइटेरिया में मोस्टली 50 से अबव एज के लोग आते हैं उस बिल्कुल समय बिल्कुल। की प्रॉपर्टी का डीलिंग या कुछ कर रहे हैं। और सैलरीड पर्सन वहां आ रहे हैं जहाँ होम कोई परचेज, हाँ फ्लैट बुक कर रहे होम हैं। लोन फ्लैट हाँ, को हाँ तो सही। उनको भी अक्सर ये ना नॉलेज नहीं होती कि हम ट्रांजेक्शन्स को कैसे उसमें दिखाएं। अब आपने परचेज किया, किसी ने सेल कर दिया प्रॉपर्टी, बाद में टैक्सेशन का अमाउंट ही बहुत बड़ा आपका आ रहा है, सिर्फ छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से। लीगली तो सब कुछ ओके है हम्म। लेकिन आपने या तो रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हाँ की, हाँ ठीक है, आप रजिस्ट्री के पेपर में कुछ का कुछ लिखवा लिया। अब ये तो बहुत वो है ना, इंडियंस का माइंड रहता है ना हाँ कि हाँ। थोड़ा सा स्टैम्प ड्यूटी वो करते ही हैं कुछ मैनेज करने के लिए। आप चाहें तो ये कंटेंट हटवा देना। ठीक है। हाँ, तो लोग नहीं समझ पाते इस समय, और उस एरिया में जो कैपिटल गेन का एरिया रहता है, वहाँ पे पेनल्टीज बढ़ जाती हैं फिर। ओके और यही चीजें वो किसी एक्सपर्ट एडवाइस के थ्रू करें तो उनका ये लॉस नहीं होगा फिर। ओके। हम्म, तो जीएसटी में एक तो अपने हमने आईटीआर की बात कर ली, जीएसटी की बात कर ली, हम्म, और जीएसटी के बाद जो बिजनेस में होता है जैसे 3B होता है, हम्म। ये क्या क्या होता है और कितनी टाइप के होते हैं जहाँ पर हम वेरीफाई कर लेते हैं? जैसे मैंने अगर जैसे किसी को सेल बिल काटा है तो आगे वाली पार्टी को इनपुट मिलता है और वो कैसे कैसे चेक कर सकता है? मैं पूरा आपको प्रोसीजर बिल्कुल एक बता देती हूँ।
सपोज कीजिए आप पे 1 लाख का आपका कोई इनवॉइस आपने रेज किया, जी। आपने सर्विसेज दी, 18% आपका रेट लगा, उस पर हम्म, टैक्स लगा। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अपनी सेल की रिपोर्टिंग करनी है मंथली, हम्म, ठीक है। मंथली सेल की रिपोर्टिंग, उसका एक फॉर्म है GSTR 1, वन। ठीक ठीक है। है। वो 11th ऑफ एवरी मंथ हमारी लास्ट डेट होती है, उस तक हमें रिपोर्टिंग करनी होती है पोर्टल पर। बिल्कुल। वो आपने जब रिपोर्टिंग कर देंगे 11th तक, तो जिसने आपसे सर्विसेज ली हैं उनके पोर्टल पर वो शो करेगा आपका। आपने उनका GST नंबर डाल ही दिया, क्योंकि इस तरह से ये सॉफ्टवेयर इंटरलिंक है कि उनके पोर्टल पर ये, उस फॉर्म का नाम होता है GSTR 2A ओके। 2B। GSTR 2A 2B मोस्टली सिमिलर हैं, लेकिन एक स्लाइटली डिफरेंस ये है कि 2A में जिस मंथ में आपने R1 फाइल की है वो उसी मंथ में रिफ्लेक्ट करेगी। लाइक आपने 11 से पहले फाइल नहीं की, अगस्त की जो सेल की रिपोर्टिंग है R1 में, आपकी डेट 11 तक निकल गई, आपने 12 सितंबर में वो फाइल की है, तो 2B में वो सितंबर मंथ में शो होगा। ओके। लेकिन 2A में क्योंकि आपका इनवॉइस का डेट अगस्त मंथ का था, जी जी। ठीक है, तो वो 2A में सिमिलर मंथ में जिससे वो रिलेट करता है उस मंथ में आपको शो करेगा। ये एक डिफरेंस है। तो थोड़ा तो मुझे भी स्टार्टिंग में, हाँ मैं इसी हाँ। लाइन में हूँ, लेकिन कंफ्यूजिंग था ये इसको बिल्कुल। क्लियर करना। लेकिन ये इसलिए जरूरी है, जब हम इनपुट उठाते हैं ना, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं जिसके, अब ये बनाया क्यों, दोनों अगर सेम है तो बनाया क्यों, बिल्कुल। कि जब आप मंथली इनपुट रेज करते हैं, मंथली इनपुट आप GSTR 2B के अकॉर्डिंग क्लेम कर सकते हैं। ओके। टू इसमें भी ए की होता है ना, कोई रिपोर्टिंग हो गई। मंथली भरता है, कोई क्वार्टरली भरता है। हाँ, ये होती हैं GST की स्कीम्स होती ओके। हैं। अब जैसे किसी ने कंपोजिशन स्कीम लिया, उनका टर्नओवर, उनको क्या है ना, उनको इनपुट नहीं लेना, या कंपोजिशन स्कीम में आपको इनपुट का एडवांटेज नहीं मिलता। गवर्नमेंट आपसे ये कहती है कि जितना भी टर्नओवर आपका है आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कीजिए और 1% का हमें GST दे दीजिए, ओके। ठीक है। आपको कोई कंप्लायंसेस नहीं करनी, मंथली मंथली कंप्लायंसेस बढ़ गई जो आपकी GSTR 1 जा रही है या GSTR 3 भी जा रही है आपकी, वो आपको नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन आप इनपुट नहीं ले सकते। ओके। आपके 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये रेट अप्लाई नहीं है कोई भी। ओके। आप कुछ भी कर रहे हैं, कंपोजिशन में सीधे सीधे 1% का रेट कर दिया आपको, तो उन्होंने रेट में कंसेशन आपको कर दिया। और GST में, जैसे आप सर्विस सेक्टर में, ठीक है, आप ही की बात करूं, आप पे 18% एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, तो आपको मंथली रिटर्न फाइल हो रही है, सामने वाला भी 18% से वो उठा रहा है, तो हाँ। 18% से आप सीधे 1% पे आ जाएंगे अगर कंपोजिशन स्कीम में जाएंगे तो। बिल्कुल। लेकिन अब अगर आप कहीं पे GST पे कर रहे हैं, सर्विसेज ले भी रहे हैं, 18% का उसको GST पे कर रहे हैं, वो तो नहीं मान रहा, वो तो उसको तो GST के बिल देने हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। आप तो इनडायरेक्टली 18% आपने अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको तो पे कर ही दिया ना बिल्कुल GST। बिल्कुल। अब वो इनपुट तो आपको नहीं मिलेगा, वो तो हम्म, 18% आपके गए, आप भले या नुकसान हो एक गया। परसेंट, हाँ तो नुकसान। तो इस तरह से ना कंपैरेटिवली देखना पड़ता है हर एक क्लाइंट का कि इनके केसेस में क्या एप्लीकेबल है। अगर मान लो इनके ज्यादातर परचेजेज GST की हायर रेट वाली हो रही है, तो इनको GST नॉर्मल नॉर्मल प्रोविजन में इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रादर देन कंपोजिशन, क्योंकि उससे उनको बेनिफिट नहीं होगा ना, इनडायरेक्टली तो आपने टैक्स पे कर दिया जो आप सर्विसेज ले रहे हो उस पर। तो एक रह गया अपना 3 भी रह गया था। हाँ, R1 की हमने रिपोर्टिंग कर दी, एंड 20th डेट एवरी मंथ का हमारा 3B की रिपोर्टिंग रहता है। 3B में हम गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि हम कितना इनपुट क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि R1 का तो डेटा ऑलरेडी उसमें शो हो रहा होता है। इनपुट भी हमें पोर्टल पर जो हम फॉर्म फाइल करेंगे GSTR 3B का इनपुट भी शो होगा, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। कुछ इनपुट होते हैं जो एलिजिबल नहीं होते हैं। लाइक कोई हमने ऐसा, इसके इनपुट के अपने देखिए बहुत सारे रूल्स हैं, अगर बिल्कुल। इसमें तो बहुत बहुत डीपली में चली जाऊंगी तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। एक थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल अगर देती शॉर्ट हूँ, में आ जाए तो। शॉर्ट में मैं ये बताना चाहूंगी। लाइक आप मीडिया सेक्टर से हैं, ठीक है, बिल्कुल। मीडिया की आपने उसी टाइप की सर्विसेज
अपने बिजनेस से रिलेटेड की, तो उस बिल्कुल पे बिल्कुल। तो आप इनपुट ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप कोई ऐसा सर्विसेज ले रहे हैं, लाइक आप अपना होम फर्निशिंग करा रहे हैं, जी। ठीक है, पर्सनल है आपका, आपके उसके भी इनवॉइसेस हैं, वहाँ पे भी आपने जीएसटी लिया, हो सकता है गलती से आपने अपना नंबर कि मैं जीएसटी रजिस्टर्ड दे पर्सन दिया, हूँ हाँ हाँ। दे दिया, तो वो भी आपको 2B में शो हो जाएगा उस टाइम पे। वो 3B आपको वो भी इंक्लूड करके टोटल इनपुट शो करेगा, लेकिन आप इनफैक्ट मैं तो एलिजिबल तो फ्लाइट नहीं है। टिकट भी दे देता हूँ। फ्लाइट टिकट तो देखिए बिजनेस ट्रिप है ओके। आपका, आपके एक्सपेंस है, आप मीडिया की फील्ड में हैं, ठीक ओके। है, तो वो तो जेन्युइन है ना, आप लोगों से मिलेंगे नहीं, जाएंगे हम्म। नहीं, तो कैसे आपकी मीटिंग्स भी होती होंगी, बिल्कुल और बिल्कुल। कवरेज सिर्फ एक नहीं कि स्टूडियो का ही रहता हो, पर्सन टू पर्सन हाँ हाँ आपको देखना हाँ। पड़ता है, और सर्विसेज लेने के लिए आपको काफ़ी मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। तो कन्वेंस टूर एंड ट्रैवलिंग का एक्सपेंस का तो जीएसटी आप ले सकते हो, लेकिन कोई पर्सनल एक्सपेंस है, आप उसका भी जीएसटी क्लेम कर रहे हैं, तो वो आपको एलिजिबल नहीं है ना, तो वो तो रिपोर्टिंग आपको खुद को करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल समझ हाँ, सकता हूँ। तो इसके लिए भी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, लोगों को नहीं पता होती, इनपुट क्लेम कर लेते हैं, नोटिस आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि जीएसटी नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है वो आपकी बिजनेस जो एचएसएन नंबर आपके होते हाँ हैं हाँ। बिजनेस से रिलेटेड, वो हर किसी का होता है, तो जीएसटी पोर्टल तो तुरंत पकड़ लेगा ना उस चीज को कि बिल्कुल। ये जीएसटी नंबर जिसका इनपुट आपने लिया है वो आपकी बिजनेस से रिलेट ही नहीं करता है, तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। ओके। जनरली क्या होता है, जीएसटी का पोर्टल इतना अच्छा गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन अब सब कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन इतना अच्छा है कि रीड करके आप सब कुछ देख सकते हैं, उसमें कहाँ पर आप इन एलिजिबल हैं ये भी एक पोर्शन दिया हुआ है कि ये अच्छा अच्छा। इनपुट आप 3B में टोटल आया आपका इनपुट का, राइट, लेकिन आप कहाँ इन एलिजिबल हैं इनपुट, वो भी इंफॉर्मेशन आपको देती है, लेकिन वहां भी मिस्टेक कर जाते हैं हाँ, लोग हम कि नहीं, पढ़ते नहीं अगर ना। पर्सनली अगर आप करेंगे तो ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे ना, इसमें एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए ही चाहिए। और बहुत सी चीजें गवर्नमेंट देखिए, सॉफ्टवेयर है, कुछ ग्लिच आ गया, कुछ भी हुआ, या फिर साइट का अपडेशन चल रहा हाँ। है, उस साइट में कोई भी आपकी फाइलिंग में मिस्टेक हो गया, तो वो मतलब पेनल्टीज में या फिर एक्स्ट्रा हम्म। जीएसटी में चला जाता है, फिर आप उसको रिवर्स करो, अलग से आपकी वर्किंग्स पड़ जाती हैं, तो इसलिए जीएसटी 3B की रिपोर्टिंग जाती है हमारी, ताकि हम ये बता सके कि हमने कौन कौन सा इनपुट क्लेम किया है ओके। आउटपुट के मतलब अगेंस्ट। फाइनल कह सकते हैं हाँ, 3B जाता है। फाइनल 3B होता है, और पेमेंट भी उसी फॉर्म में हमारी जाती है। मान लीजिए हमारा इनपुट कम है, आउटपुट जीएसटी हमारा ज़्यादा बन रहा है, तो हम वहाँ पे जीएसटी का पेमेंट करके उस फॉर्म को फिल करके बाहर निकल जाएंगे, ओके। अदरवाइज वो सेट ऑफ कर लेता है सारा। हम्म। ठीक है। हम्म तो ये तो जीएसटी हो गया, हमने 3B पे बात कर लिए। अब कई लोग होते हैं जैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें भी जीएसटी में कुछ नॉर्म्स होते हैं, जैसे लाइक क्या चीज़ करे बिजनेस से रिलेटेड, जो कोड जनरेट, मतलब मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, जैसे मुझे जीएसटी लेना है और हम्म मुझे मीडिया का काम करना है, और मीडिया के साथ मैं कुछ और भी काम कर सकता हूँ उसके साथ। हाँ, आप कर सकते हैं, अगर देखिए आपको मैं थोड़ा हाँ हाँ, कोई नहीं। बताना चाहूँगी रिकॉल करके इसको, आप उसका भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं साथ में, ओके। लाइक जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, एक सर्विस प्रोवाइडिंग का, तो आप 2 जीएसटी ले सकते हो, 2 जीएसटी नहीं, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर में आप एचएसएन ले सकते हो ओके। उसके। एचएसएन की थोड़ी लिमिट्स होती हैं कि मल्टीपल कितना, मैक्सिमम कितना, एक कैटेगरी में आप 5 एचएसएन, जैसे सर्विस सेक्टर आपका मीडिया का है, तो 5 एचएसएन आप कोड कर सकते हो, किस किस मतलब कैटेगरी प्रोसीजर में है ऐसा। प्रोसीजर है। आप लेकिन क्या होता है ना, जैसे अगर आप अपना बिजनेस स्प्रेड कर रहे हैं, आपके अलग अलग स्टेट से सप्लाई हो रही है, अलग अलग स्टेट में प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो उसका जीएसटी आपको अलग लेना पड़ेगा नंबर। हम्म। पोर्टल आपका एक ही है, मान लो एक आपका दिल्ली में है ऑफिस, एक आपका नोएडा से भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, हम्म। तो उसके लिए आपको यूपी का जीएसटी नंबर अलग लेना पड़ेगा। ओके। हाँ, ये सिचुएशन है। ये सिचुएशन है। ये सिर्फ गवर्नमेंट ने रिपोर्टिंग को इजी करने के लिए, लूपहोल्स को खत्म करने के लिए एक, बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी, कोई। ये एक तरीका बनाया है। तो टैक्सेशन के तो काफी सारी बात कर लिया, और काफी सारी डिटेल आपने बहुत ज्यादा हाँ, डिटेल में और बता इतना दी। वाइड है वो सब्जेक्ट कि बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत लिमिटेड टाइम में या लिमिटेड वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो मुझे भी उसको। लग रहा है तो कि हाँ, जैसे हम काम करते हैं धीरे-धीरे कई चीज़ों को हाँ, सीखते हैं और अप्लाई करना पर्सन चाहिए। टू पर्सन सब पे एप्लीकेबल होता जाता है, तो जिसका जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उसको समझ में आने लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। कुछ ऐसा कहते हैं ना किसी चीज़ के लिए किसी एक्सपर्ट्स की राय सुनना चाहते हैं लोग। हुँ, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब छोटा-सा इन्वेस्टमेंट करना हो, हुँ। जो बिल्कुल मतलब भरोसा करके कर सकता है। तो तो छोटा-सा कुछ इन्वेस्टमेंट हो आप जो सजेस्ट करना चाहते हो लोगों को? होता है ना, देखिए सेविंग्स की हैबिट तो हर किसी में होती ही है और होनी भी चाहिए, अगर बिल्कुल। नहीं है तो। छोटी-छोटी सेविंग्स जो आप करते हैं, जैसे घर में हाउसवाइफ भी हैं, उनको सेविंग करना अच्छा लगता है, तभी तो वो बार्गेनिंग करती हैं मार्केट में हाँ जाकर जी, हाँ के, है जी। ना? हाँ, हाँ। नेगोशिएट करती है कि नहीं ये इतने का नहीं, इतने का लगाइए। तो जो छोटी-छोटी सेविंग्स करते हैं ना, तो उनको मैं ये गाइड करना चाहूँगी कि आप सेविंग्स करके जो घर पे रख लेते हैं, तो उसको एक बढ़िया तरीका है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब पेटीएम जैसे आ गया है, तो बैंक अकाउंट सभी के होते हैं बैंक के थ्रू, लेकिन अगर वो सेविंग बैंक में दे रहेगा ना वो अमाउंट, तो भी वो इतना अच्छा रिटर्न नहीं नहीं दे देगा। पाता है जितना आप एक एसआईपी में अगर उसको इन्वेस्ट कर दें। म्यूचुअल बिल्कुल। फंड एसआईपीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको बेटर रिजल्ट दे देंगे। और बहुत कोई टफ टास्क नहीं है, आजकल तो इतने सारे ऐप्स हैं, जैसे ग्रो ऐप है उसके थ्रू, और बहुत इजीली जैसे आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहे हैं, हाँ, उसी हाँ। तरह से आप उसको भी मैनेज कर सकते हो। जिस तरह से आप प्रोडक्ट्स परचेज करने जाते हो ना, उस समय उसमें आप पूरा इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस दे सकते हो कि कौन-कौन सी एसआईपी है, सब कुछ उसमें लिखा होता है कि इसमें इतना रिटर्न मिलेगा। पास्ट उनका हिस्ट्री भी आप उनका ट्रैक पूरा कर सकते हैं। ट्रैक कर सकते हैं, पूरा उनका चार्ट बना होता है, पूरा डीप स्टडी की ज़रूरत नहीं है। इवन आप इन्वेस्ट करते समय कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर इतना अच्छा, मतलब डिजिटल लाइफ इतनी अच्छी है, बहुत ईज़ी बना दिया है कि वहाँ पे कि कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है और इतने ईयर में वो कितना अमाउंट बन जाएगा। तो सब कुछ आपको कैलकुलेट करके, तो आप आपकी अपनी चॉइस रहती है कि हमें किसमें इन्वेस्ट करना है। ओके। थोड़ा-सा अलर्ट होने की ज़रूरत है कि थोड़ा-सा, क्योंकि वो मार्केट रिस्क के बेस पर होता है, मार्केट में अप एंड डाउन के, तो हमें पैनिक नहीं करना है। लॉन्ग टर्म में मैं ये सजेस्ट करूँगी, हर एक इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न ही प्रॉफिटेबल। देकर जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें डीप चले गए कि नहीं इंट्राडे करना है, या फिर होता है ना किसी-किसी को जैसे छोटा-सा कोई प्रॉफिट हो गया तो उनको हैबिट हो जाती है कि हुँ, अच्छा तो बड़ा इन्वेस्ट करो, तो हुँ, हुँ। मैं वो कहूँगी कि उस रिस्क में ना जाएँ तो अच्छा है। आप सेफर साइड चलिए, आपको स्टॉक भी परचेज करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक परचेज करके डाल दीजिए उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। एसआईपी तो हमेशा ही, क्योंकि मार्केट अभी इतना अच्छा चल रहा है, हुँ, हुँ। तो लॉस में तो कोई है ही नहीं। हर एक एसआईपी, हर एक स्टॉक आपको अच्छा ही रिटर्न देगा अभी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। तो काफ़ी सारे टैक्स पेयर का भी क्वेश्चन होता है कि लाइक वो ना अदर कंट्री से कंपेयर करते हैं हमारे टैक्सेशन सिस्टम को और अदर कंट्री से। हुँ। कोई ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हो आप कि जैसे लाइक हम भी वेटर ही हैं या उनको लगे कि हम भी एक अच्छी सोसाइटी या हमारी कंट्री में भी टैक्सेशन का अच्छा सिस्टम है? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि यूके में ये सिस्टम है, यूरोपियन कंट्री में अलग सिस्टम है, टैक्स पेयर को अच्छा बेनिफिट देते हैं, रिटर्न मतलब कहने का मतलब उन्हीं को अच्छा रिटर्न मिलते हैं, फ्री हॉस्पिटल कह लो काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती मिलती है। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है आपके पास जो आप बता पाओ? देखिए, ये ना पर्सन टू पर्सन एक तो कनेक्टिविटी होती है। अब ठीक है। जैसे जो आपको बोल रहे हैं कि हमें फॉरेन कंट्रीज़ में अच्छे बेनिफिट मिल रहा है, तो यानी कि उनकी अप्रोच। अब इंडिया में 70 या 60% जो क्लासेस हैं हुँ, हुँ। पर्सन्स की, सबकी अप्रोच तो फॉरेन कंट्री की नहीं नहीं हो हो सकती है। सकती ना। तो उनको सुन कर के अगर हम ये माइंडसेट कर लें कि नहीं हमें भी फॉरेन कंट्री जाना है, इतना अच्छा टैक्सेशन मिलेगा, तो सब कुछ देखिए बैलेंस्ड है। हाँ, हमें अपनी गवर्नमेंट पे इतना तो ट्रस्ट करना चाहिए कि अगर टैक्स के जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उन्होंने, तो ऐसा नहीं है, अगर वहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ में टैक्सेशन का रेट कम है, तो और बहुत सी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं वहाँ पर जिनको हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और सिटीज़नशिप मिलना इतना आसान नहीं होता किसी भी कंट्रीज़ की। ओके, लाइक अब अभी रिसेंटली क्या दुबई का जैसे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो वहाँ पे है कि अभी उनको शायद उनको डेवलप करने का। सर्विसेज़ की ओके, रिक्वायरमेंट है, तो वो शायद इतना लीनिएंट है कंट्रीज़ के लिए कि वो सिटीज़नशिप भी दे रहे हैं या फिर टैक्स रेट में
बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, डेवलपिंग कंपनी है, कंट्री है कंट्री। वो। तो मैं कहूँगी वहाँ पे टैक्स रेट नहीं है, सैलरी पे वहाँ पे इतना स्लैब नहीं है जो इंडिया में हुँ, रहता है, हुँ। तो मोस्टली लोग वहाँ मूव कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि जैसे सैलरीड पर्सन के लिए थोड़ा टैक्स में रिबेट्स थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए? ये क्योंकि तो मुझे भी लगता है मैं 10 ये लाख तो कमा रहा हूँ तो अभी मैं रिसेंटली पार्लियामेंट का या किसी देख रही थी, एक ये तो मुद्दा वहाँ पे भी उठाया गया था कि मुझे नेम याद नहीं आ बिल्कुल, रहा। बिल्कुल। तो उन्होंने ये बोला था क्योंकि ना सैलरीड पर्सन का सब रिकॉर्डेड होता है कि हाँ ये आ रहा है, सैलरीड पर्सन के लिए थोड़ा सा और कंसेशनल होना चाहिए टैक्स मुझे रेट, भी उन पे लगता है ये बर्डन चीज़। ज़्यादा पड़ता है। मतलब अगर आप 15 लाख से ऊपर चले गए, ठीक है, 30% के स्लैब में आ गए, अब जो 20-25 के पैकेज में है, 15 लाख के ऊपर अगर आप 100 रुपीज़ भी अर्न कर रहे हो तो आपकी पॉकेट में बस वो 60 रुपीज़ ही जाएंगे, 40 रुपीज़ तो टैक्स में निकल जाएगी। फिर 50 लाख से ऊपर जिनके पैकेज हैं, 1 करोड़ से ऊपर के पैकेज हैं, फिर तो सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो उनका 38% तो टैक्स में ही चला जाता है ये। तो अगर और मैं बात करूँ 1 करोड़ रुपए कोई साल का सैलरी अर्न कर रहा है तो हम्म 38 लैक्स गए उनके थर्टी टैक्स में। एट लैक्स गए, ऑब्वियसली वो टीडीएस ही आपका डिडक्ट हो जाएगा, बिकॉज जो गवर्नमेंट के एक्ट में डिडक्शंस की भी लिमिटेशंस हैं। ओके। तो आप अगर सारी लिमिटेशंस को कंज्यूम कर भी ले रहे हो, अपना सब जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, एनपीएस, एटीसी, एटीडी, सारी एग्जाम्पशंस ले ली, लेकिन उसके बाद भी आप रहेंगे तो कितना कम कर लेंगे आप? हुँ, हुँ। लिमिटेशंस तक ही तो कम कर लेंगे ना आप। तो वो तो आपके डिडक्ट हो ही जाते हैं टीडीएस में। ओके। हाँ, वो तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ता है। तो ये मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि ये 1 सीआर 1 सीआर नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ये 62 लैक्स है। बिल्कुल, बिल्कुल। इतना तो टैक्स कटेगा। बिल्कुल, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे आपने बताए थे कि कई लोग ना फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सी की पढ़ाई छोड़ देते हैं या मतलब 2 के हुँ, बाद हार जाते हैं। हुँ, उनके पीछे के रीज़न्स क्या होते हैं, वो काफ़ी लोगों को हमें पता भी नहीं होता। लेकिन रीज़न तो हमें नहीं पता ऑब्वियसली, हुँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनको आगे बढ़ाने के लिए जो राह हो ना, हुँ। वो आप सजेस्ट कर दो ताकि जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा हो, उसने कभी किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया हो या सेकंड किया हो, तो उसको कैसा पॉजिटिव एनर्जी रखना है आगे के पॉजिटिव लिए। एनर्जी, देखिए मैं इसमें ये कहूँगी कि अगर आपको पता है कि आप सीए क्यों बनना चाहते हो, बिल्कुल, ठीक है? तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट कोई आपको सर्टिफिकेशन की अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। उनका एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया या ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप जो भी प्रोसीजर हैं, अब एग्जामिनेशन में तो वो आपको टेस्ट करेंगे ना कि आप क्वालिफाइड हैं या नहीं है, तो बिल्कुल। उनका बहुत स्ट्रिक्ट है सारी चीज़ें, मार्किंग वगैरह, या उनका जो परसेंटेज एवरी अटेम्प्ट का रहता है, 19% रहता है, ओके, तो वो भी एक पॉइंट है, ठीक है? दूसरा ये है, जो लोग पीछे हटते हैं ना, उनमें से 80% पीछे हटने वाले वो स्टूडेंट होते हैं जो अपने फ्रेंड को देख कर के सीए में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ओके। कि हमारा फ्रेंड रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो हम भी करा लेते हैं, ये पढ़ने में अच्छा है, इसकी कॉमर्स अच्छी है, या किसी भी स्ट्रीम से आप सीए में तो शौकिया एंटर तौर करें। कह सकते थे, शौक हाँ, शौक पे गए हैं। शौकिया तौर पे जो एंटर करते हैं, तो वो लोग पीछे हट ही जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप किसी को देख कर के इसमें रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपको सीए क्यों बनना है और सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, सीए की वैल्यू क्या होती है आगे चल कर के, देखिए सर्वाइवल के तरीके ही तो हैं सारे, कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाह रहे हो। कोई आईएएस बनना चाह रहा है, पढ़ाई तो उसमें भी है, कोई मेडिकल में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, कोई यही तो नहीं कि सीए ही एक ऑप्शन है आपके पास। लेकिन किसी और को देख कर के ये डिसीजन ना लें तो बेटर है, फिर तो इन्फ्लुएंस पीछे ना हटना हो। ही अच्छा है। इन्फ्लुएंस किसी और को देख करके, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ एक्चुअली। ओके, मेरा सीए फाउंडेशन जब क्लियर हुआ तो सब लोगों को लगा सीए बहुत हो सकता है, इसने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। आसान हो गया। तो मेरे सीनियर्स ने 12th के बाद, उनका शायद ग्रेजुएशन भी हो गया, तो उनको फाउंडेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उन्होंने सीए इंटर से ज्वाइन किया, तीन ओके, चार सीनियर्स ने ज्वाइन किया, बट उन्होंने पहले दूसरे अटेम्प्ट में वो स्कोर नहीं कर पाए उतना। ओके। क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन
चाहे बीकॉम ऑनर्स हो या बीकॉम हो, हम मैं क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ तो मैं उसी फील्ड की बात करूँगी। मेरे सीनियर बिल्कुल, भी उसी बिल्कुल। स्ट्रीम के थे, तो उनको लगा कि ऐसा ही है, उसमें हम अच्छा स्कोर कर रहे हैं ग्रेजुएशन में और ये सीए करती जा रही है, इसका स्कोरिंग भी अच्छा है, तो हम भी कर लेंगे। बट उनका स्कोर इतना अच्छा है क्योंकि उन्होंने मुझे देख कर के रजिस्ट्रेशन कराया उसमें। ओके। हाँ। और मुझे क्या था, मेरा एक अंडरस्टैंडिंग पहले से बनी हुई थी क्योंकि मैं फाउंडेशन क्लियर करके आई हुई थी और जब मैंने अटेम्प्ट दी तो मेरी स्कोरिंग उनसे और भी ज़्यादा बेटर थी। हालाँकि सेल्फ स्टडी के थ्रू मैं तब भी कर रही थी, वो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, लेकिन स्कोरिंग तो ये पैटर्न बहुत मैटर करता है। तो आपको किसी को देख कर के रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, पहले इसको समझिए। किसी भी फील्ड में रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जा क्यों रहे हो, और अगर एक बार आपने चूज़ कर लिया तो ये मैं कहूँगी कि पूरी तपस्या की तरह आपकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगी इसको करने के बाद। क्यों? हुँ। क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें जो हम दूसरों को देख कर के करते हैं ना, जैसे आप देखोगे एक एमबीए स्टूडेंट की लाइफ होती है एकदम फंकी, एकदम मज़े से कि हाँ। एग्ज़ाम्स। क्यों? क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। उनका ना बिज़नेस को लाना मतलब प्रेज़ेंटेशन पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं वो। और हमारा क्या होता है, सीए जैसे आपको फ़ाइनेंशियली लोगों को इन्वेस्टिगेट करना हुँ, हुँ, हुँ। है ना? जैसे अगर एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस का या सीबीआई का काम होता है तो इन्वेस्टिगेशन करना होता है ना, चीज़ों को बिल्कुल, बिल्कुल। इवेज़न ना हो, किसी को। सीए इंस्टीट्यूट इंडिया का वन इंस्टीट्यूट है जो सर्टिफाइड करता है, जो पर्सन्स को तैयार करता है ताकि आप ये साइन करें कि ये चीज़ में कोई गलती नहीं है, लीगली सब कुछ ओके है। तो अगर इस तरह की सर्टिफिकेशन की पावर आप पे आएगी तो उसके लिए आपको पूरा डीप स्टडी तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही बिल्कुल, आपको सर्टिफाइड नहीं कर दिया जाएगा उसके लिए। बिल्कुल, एक आप वैल्यू भी तो बन जाती है। इन्वेस्टिगेट कर रहे हो ना, क्योंकि देखिए एक चीज होती है साथ-साथ में आप किसी बिज़नेस के हर एक ट्रांज़ैक्शंस को देख रहे हो। बिल्कुल। लेकिन सीए क्या करता है, आप जो कर चुके हो उसको चेक करेगा, ऑडिट करेगा, आपकी सारी चीज़ें कहाँ लीगल है। और फिर इंटरनली भी तो जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, हम लार्ज कंपनीज़ पे जाते हैं जिनकी टर्नओवर बहुत हाई है। अब वहाँ के डायरेक्टर्स को अपने ही इतना उनका स्टाफ या इतनी हायरार्कीज़ होती है उनकी, तो वो वॉच नहीं कर सकते, उनको रिपोर्टिंग या सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, तो वो लोग तो इंटरनल ऑडिट भी कराते हैं ना, इंटरनल ऑडिट भी तो एक टर्नओवर सेट है उसका भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कैसे वो करेंगे? उनको भी रिपोर्टिंग चाहिए कि कोई इंटरनली तो लूप होल्स नहीं है, हुँ, हुँ, सही बात है। मनी का मतलब कोई एक तक कंपटीटर, मतलब बहुत सारी चीज़ें इश्यूज़ होते हैं, पीयर प्रेशर में किसी न किसी को कुछ, या फिर कंपनी को नुकसान कराने के लिए आप कुछ गलत कर रहे हो उसके साथ, अपने क्लाइंट किसी और को फॉरवर्ड कर रहे हो। ओके। ये सारी चीज़ें तो वो सारा, अगर उस टाइप का माइंड एक पर्सन में देखने का नहीं होगा तो कैसे उनको रिपोर्टिंग पहुंचेगी? उनको भी एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इतनी स्टडी हमें डीप करनी होती है सारी सिचुएशन को। यहाँ पे हम जितने भी बिजनेसेस की बात करते हैं वहाँ पे केस टू केस बेसिस पे, एक तो होता है जर्नल वे में, आपने ग्रेजुएशन किया जर्नल वे में कि ये चीज़ें होती हैं, ऐसे अकाउंटिंग होती है। लेकिन सीए में क्या होता है, सिचुएशनल, हर चीज़ को डीपली आपको समझा दिया जाता है। इवन इतने सारे केस स्टडीज हम पढ़ चुके होते हैं हर एक सिचुएशन के। जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के भी जो केस चल रहे होते हैं, जैसे वोडाफ़ोन का एक हुआ था ओके। इसमें, और जो स्कैम हो जाते हैं तो उसको भी स्टडी किया जाता है कि लिटिगेशंस क्या हुई थी। तो जब वो सब स्टडी करके हम जाते हैं तो हमारा माइंडसेट होता है कि यहाँ पर जनरली ये मिस्टेक्स होती हैं, हम इजीली उसको पकड़ ओके। भी लेते हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुँ, हुँ। आपको जो अथॉरिटी मिल रही है, लोग सोचते हैं कि बहुत पैसा आ जाता है सीए के बाद, लेकिन सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। और इंस्टीट्यूट ने इतना डीप प्रोविजन बना दिया है कि आप कोई भी सिग्नेचर कर रहे हैं तो आपको एक यूडीआई जनरेट करना पड़ता है, हुँ, वो हुँ। नंबर, ओके, ताकि सीए के पास पूरा रिकॉर्ड रहे कि कहाँ-कहाँ आपके सिग्नेचर हुए हैं। वो हम लोगों का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। ओके। दूसरा क्या होता है कि उनकी तरफ से ऐसा नहीं है कि आप एक बार सीए बन गए तो बस हो गया। रिलैक्स एक, हो गए। हाँ, एक कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन प्लान चलते रहते हैं, वो आवर्स हमें कंप्लीट करने मतलब ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं हमारी, वो करना ही पड़ता है हम लोगों को। तो इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं करता है। तो अगर आपको सीए बनना है तो आप एक तो पहले उसको समझिए चीज़ों को। तो अगर आप उसमें समझ कर कि हाँ, मुझे एक सीए की लाइफ जीनी है, मुझे ऐसे ही बनना है, ठीक है? तो फिर मैं ये कहूँगी कि डिमोटिवेट होने वाली बात ही नहीं, क्योंकि अटेम्प्ट लग भी जाते हैं।
और बिल्कुल आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, आपको फैमिली को भी मेंटली प्रिपेयर करना करना है, क्योंकि हो सकता आप समझ रहे हो कि आपको सीए बनना है, आपके फैमिली मेंबर नहीं समझ रहे हैं, खैर वो हाँ ये आपको बोल जैसे हाफ सीए, आपने एक सीरीज देखी होगी। हाँ, तो उसमें ये दिखा था कि फैमिली मेंबर कहते हैं शॉप पर बैठ जाओ, तुम क्यों सीए कर रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये तो आपको पेशेंस चाहिए, जुनून चाहिए इसके लिए, और एक अलग ही दुनिया थोड़े टाइम के लिए चली जाती है। दूसरों के कंपैरिजन में वो थोड़ा कम आपको, तो मुझे तो ये लगता है कि मैं अपने सीनियर से भी जब भी बात करती हूँ तो उनका यही कहना होता है, 4-5 साल आप लग के दे दो ना तो आपकी लाइफ बन बिल्कुल बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल अभी के 4-5 साल दे दो या लाइफ टाइम तक सोचते रहो काश हम पास हो गए होते, काश जी हमने जी कंटिन्यू कर लिया होता, काश ऐसा हो। तो वो काश में ही लाइफ निकल जाती है पूरी, सिर्फ मतलब एक एक अकाउंटेंट ठान लो बनकर तो रह जाओगे। कंप्लीट डेस्टिनेशन पे जाके ही अपना स्टॉप करना चाहिए। जी बिल्कुल। बिल्कुल। हम्म। एक एवरेज सैलरी क्या होती है, मतलब अगर बात की जाए, या पैकेज कह सकते हैं सीए का मिनिमम जो कह सकते हैं, या मैक्सिमम? मैक्सिमम का तो मेरे हिसाब से कोई लिमिट नहीं होगा, लेकिन एक मिनिमम कुछ भी एक फिगर आइडिया मिल जाए। नहीं, इसका देखिए ये मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि बहुत एक तो बिल्कुल सेंसिटिव बिल्कुल। मैटर है ये नहीं नहीं, थोड़ा बिल्कुल सा। मैं समझता हूँ। इसमें मिनिमम या मैक्सिमम नहीं हम हाँ, जज कर पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आप देखिए सैलरी तो कंपनीज के पैकेज, अब जैसे इंस्टीट्यूट कैंपस इंटरव्यू करवाता है तो उसमें डिस्क्लोज हो जाता है, सारा कुछ ओके। लिस्ट आ जाती है कि कितने परसेंट कितना, या फिर जैसे शॉर्ट लिस्ट के लिए हम फॉर्म ही अप्लाई करते हैं कैंपस, तो उसमें उनका पैकेज ही लिखा होता है। तो 10 से तो स्टार्टिंग मान ओके लीजिए ओके। आप कैंपस इंटरव्यू में, कि 10 से वो स्टार्ट, आज की डेट के, मेरे टाइम में जब से मैंने सीए स्टार्ट, तब मैं देखती तो थी कैंपस में इस बार कितना प्लेसमेंट हुआ, कितने से हाईएस्ट गया, और हाईएस्ट में अभी शायद 51 लाख 50 लाख इतना भी पहुंच जाता बिल्कुल होगा। बिल्कुल समझ वो सकता हूँ। डिपेंड करता है कि वो आपको जैसे कुछ होती हैं कंपनी जो फॉरेन कंट्री में आपको भेजती हैं इस तरह का, तो सारी सिचुएशंस रहती हैं। सिचुएशन के हाँ, बारे में। और अगर आप उनकी टर्म्स जैसे जो एचआरए राउंड्स रहते हैं वो क्वालिफाई करते हैं सारा कुछ, तो आप अच्छा पैकेज भी ले सकते हैं इसमें। ओके। और प्रैक्टिस भी अच्छा ऑप्शन है, मतलब ये नहीं कि अगर जॉब सेफ है, एक पैकेज आ गया, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन आपके इंटरेस्ट की बात है कि आप प्रैक्टिस में रहना चाहते हैं या जॉब के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके ये अपना अपना इंटरेस्ट होता है, दोनों में कहीं कोई कमी नहीं है। ओके। अच्छा, एक लास्ट मेरा पर्सनल क्वेश्चन है ये। हम्म। ए, अगर जैसे वाइफ सीए होती है, हम्म। तो हस्बैंड छुपा पाता है कि अपनी सैलरी या किसी भी टाइप की चीज, या फाइनेंशियल पूरा वॉच करते हो आप? तो अगर वाइफ सी है तो खुद ही सारा सरेंडर करेंगे ना, उनको तो चाहिए कि उनका टैक्स पे ना हो। ओके। वो तो हाँ कई क्योंकि बार होता है ना, कई मैंने, लोग छुपा लेते हैं कि नहीं मुझे मेरी एक्चुअली इतनी इनकम है, तो ऐसा तो यहाँ पर नहीं होता हुआ कुछ भी। नहीं नहीं, ये हो भी नहीं सकता। अगर वाइफ सीए है तो सारा काम उन्हीं से ही कराना है उनको, तो बिल्कुल। वो तो सामने आ ही जाती है ना सारी चीजें। अगर आप रिटर्न वगैरह या तो आप रिटर्न ही खुद फाइल करो, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कहीं पे भी होता होगा कि वाइफ बिल्कुल सीए है और हस्बैंड सीए नहीं है तो छुप सकता है कोई भी चीज, कोई नहीं छुप सकती फिर तो। बिल्कुल। इवन इन्वेस्टमेंट भी होती है तो डिस्कशन के साथ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक आपने टैक्स के बारे में बहुत अच्छा मतलब एक्सप्लेन किया। होप सबको पसंद भी आएगा और लोग जुड़ेंगे भी। और मैं लास्ट में यही जरूर कहूँगा कि 2-3 हज़ार रुपये मंथली मत बचाओ, यू। एक प्रोफेशनल सीए हायर करो आप, ताकि क्योंकि ना वो कहीं ना कहीं इनपुट में आपको मिल जाता है। ये चीज़ तो मैंने खैर सेल्फ में अपनी कंपनी में ही सीखा है मैंने, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को इग्नोर किया था, मुझे लगा था ये पैसे बच जाते हैं ये ऐसा कुछ, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरा नुकसान हुआ उल्टा। नुकसान ही होता तो है। जहाँ पे कहते हैं ना पैसे बचाना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों पे नहीं सैक्रिफाई करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस छोटी चीज़ नहीं होती है। वो दिखता है कि चलो सेल किया, परचेज किया, सारी चीज़ें, लेकिन उसके जब डीप में जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। तो मैं तो खैर अपने सारे ऑडियंस को यही सजेस्ट करूंगा कि सीए जरूर सीए हायर करें, ताकि आप प्रोफेशनल ढंग से काम कर सकें। थैंक यू सो मच मैम। सर थैंक यू सो एक मच। क्वेश्चन बिल्कुल। मेरा हाँ छोटा हाँ सा बिल्कुल। ये है, प्लीज डोंट माइंड। प्लीज। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे ना बहुत से लोग, आपने मुझे इनवाइट किया बिल्कुल। इसमें, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। बट मैं ये जानना चाह रही थी, लेकिन जैसे जो लोग सेलिब्रिटी फेसेस हैं उनको इनवाइट करते हैं, बिल्कुल जिनका बिल्कुल। बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हैं, ऑलरेडी उनके कंटेंट चल रहे हैं, या फिर जिन्होंने कहीं टॉप किया हो किसी भी स्ट्रीम में, सीए की बात नहीं कर रही हूँ, ईयर 1 ईयर 2 या बिल्कुल। टॉप 5,
उन लोगों को इनवाइट करते। तो आपका ऐसा क्या रीजन रहा जो आपने मुझे इनवाइट किया? मतलब आपके इतने सारे व्यूअर्स हैं, आपकी बिल्कुल, इतनी बड़ी ऑडियंस है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाह रहे थे? एक, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैं टॉपर भी नहीं हूँ, कोई बिल्कुल, बिल्कुल। सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ, तो इसके ज़रिए आप क्या ऑडियंस को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि क्यों आपने एक नॉर्मल फीमेल को बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ मैम। पे बुलाया? बिल्कुल, हाँ, मैं क्या? एक्चुअली मैं बोलता भी रहता हूँ, कहते हैं ना एक राइट एज में एक राइट प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए लोगों को। हुँ, लोग क्या होता है ना, अब जैसे ग्रेजुएशन के बाद जिसे कहते हैं ना, कई लोग एमबीए करते हैं। एमबीए के बाद लोग पीएचडी पे भी या चले जाते हुँ, हैं। हुँ, उनको ना कई चीज़ों का सॉल्यूशन पता नहीं होता है। हुँ, गलत-गलत जगह भटकते हैं, फिर लास्ट में एक मोमेंट पे जाके रुकते हैं। हुँ, और बिज़नेस में भी सेम चीज़ है। सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं सीधा, जैसे अब मैं नेक्स्ट टाटा बनने वाला हूँ या नेक्स्ट अंबानी कंपेयर करूँगा। मुझे लगता है जो बीच में है ना, आप वहाँ तक के प्लेटफ़ॉर्म बनाओ। जैसे लाइक हम पढ़ाई करते हैं, तो पहला जो हमारा मतलब कह सकते हो गार्जियन होता है, फैमिली माता-पिता होते हैं जो फर्स्ट टीचर होते हैं। सेकंड जब प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो 5th तक के लिए टीचर जो होते हैं या 10th तक के लिए जो टीचर होते हैं वो मेंटर होते हैं। हुँ, ग्रेजुएशन वाले डायरेक्ट टीचर से तो नहीं कनेक्ट हो जाते हैं। हुँ, तो जो छोटे-छोटे देखता हूँ मैं, जो प्रॉब्लम आती है नई जनरेशन में, क्या होता है वो डायरेक्ट फॉलो करते हैं बड़े लोगों को हुँ। कि मेरा ना नेक्स्ट बिजनेस यहीं पे जाए। वो पीछे की स्टोरी नहीं समझना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस को ग्रो किया है। बेंचमार्किंग हाँ, उनकी बहुत हाई हो बिल्कुल, बिल्कुल। जाती है। डायरेक्ट वो सीधा यहाँ देखते हाँ, हैं, जबकि हमारे आस-पास काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जहाँ से हम लर्निंग कर सकते हैं। हुँ, छोटे ब्रांड से कोई बात भी नहीं करता कि 100 करोड़ अच्छा ठीक है, 50 करोड़ है, कोई बात नहीं। हुँ, पहले आप 50 करोड़ बना तो लो। बना तो लो। इनफैक्ट मैं और मेरी टीम यही स्ट्रगल कर रहे हैं कि हुँ, 5 करोड़ से कैसे हमें 10 करोड़ जाना है, फिर 20 करोड़ जाना है, हुँ, 100 करोड़ जाना है। हुँ। ऑनेस्टली आइडिया नहीं होता कि 100 करोड़ का बिज़नेस कैसे बनाओगे, जब जी, तक आप जी। उसके आस-पास नहीं हुँ, जाते हो। तो इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि ये छोटे-छोटे बिज़नेस है ना, पहले आप वहाँ से सीखो, वहाँ से सीख। ताकि आप अपने उस लर्निंग से आप 1000 करोड़ में बनो, 10,000 करोड़ में हुँ, बनो, आपका नाम होगा। हुँ, कहते हैं ना सेम तो होते नहीं सब। 100 स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम देता है, 1 टॉप करता है। हुँ। तो उसी तरह हम कह सकते हैं रिलायंस है, ये टाटा सर हैं, वो मतलब रतन टाटा सर हैं। वो कह सकते हैं उनमें से नंबर 1 वो है। क्योंकि हुँ। हम जब पढ़ते हैं या क्लास में बैठते हैं तो सब तो टॉप नहीं कर जाता है। हाँ, सब नहीं कोई एक कर, ही कोई करता है, एक लेकिन ही टॉप सेकंड करता, नंबर भी तो होता है ना, सेकंड नंबर भी थर्ड भी होता है, होता है। और वो लोग भी अच्छी बिल्कुल। लाइफ अपना बिल्कुल, असर बिल्कुल। कर रहे हैं, लाइफ में हुँ। काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो बस मेरा एक छोटा-सा मैसेज यही है लोगों हुँ, को, ताकि आप सीखते रहो इन सब से। हुँ। ऐसा नहीं किसी बड़े को फ़ॉलो करना है, सबको देखो, अच्छा जो कर रहे हैं उनको भी देखो। अपनी कैपेबिलिटी के बिल्कुल, अकॉर्डिंग बिल्कुल। उनको अपनी हाँ, बेंचमार्किंग रखनी चाहिए। किसी एक पर्सन को बिल्कुल, अ, बिल्कुल मैम। नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन फिर हाई रखते हैं, हाँ, वो मीट आउट नहीं होती, तो डिप्रेशन में चले जाना, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर रॉन्ग स्टेप ले लेना। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा मैसेज है। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। बुलाने के लिए।